बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होपफुली सब साथ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। सुबह खैर भी आप सबको। दूसरे ये कि ज़ाहिर है हम प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ें। मैं सदफ़ अब्दुल जब्बार, अशफाक रज़ाक सत्ती, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ रही मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, बिकॉज स्मोक की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने पढ़नी होती हैं। तो उसमें बड़ा एक कहते हैं ना, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से प्रिडिक्ट किया गया था कि 2024 में या उसके ऑनवर्ड्स मज़ीद जो है वो कहते हैं ना बेमौसमी बारिश होंगी, सैलाब के खतरा बढ़ेगा, कहत साली का खतरा बढ़ेगा। लेकिन 20% 2024 में 20% डेंगू केसेस में इजाफा हुआ है सिर्फ और सिर्फ मौसमियाती तब्दीली की वजह से। अंदाजा करें, मरतूब सूरत हाल है। मरतूब मौसम में इन मच्छरों को पानी की वजह से पनपने का मौका मिलता है। अगर बरसात ज़्यादा होगी, सही वक्त पे नहीं होगी, पानी खड़ा रहेगा तो उससे होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं ये कह रहा था कि आपको पता है ये आइडियाज़ नुमाइश अभी शुरू होने जा रही है और फिर 19 से, कल से, और उसमें उन्होंने किया ये है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जो अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पर जो स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो इस पर जो ट्रैफिक और ख़ास तौर पर पुलिस अफसरान की जानिब से, गालिबन DIG साहब की जानिब से कहा गया था कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि स्कूल्स को बंद कर दिया जाए। तो 19 से 22 तक ये रखा गया है। चले, मुझे इस पे एक शेर याद आ गया। मुझे वैसे मेरी मेमोरी शेर के लिहाज से बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे हो सकता है मैं गड़बड़ कर दूं, माजरत के साथ। शायर मेरी मेमोरी शायर के नाम के हवाले से अच्छी नहीं है। शायर के साथ माजरत से वो कहते हैं ना, तू इधर उधर की बात ना कर, हाँ। बता काफिला कैसे लुटा। समझ आ गई मैं किसकी बात कर रही हूं? जी। हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, हाँ। हम एक्चुअली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस सिचुएशन से। हमें बड़ी उम्मीद थी और हमारी उम्मीदें जाग गई थी क्योंकि हमने वनडे सीरीज जीत ली थी। लेकिन ये T20 तो ये आप किससे पूछ रही हैं कि तेरी रहबरी का सवाल है? किससे पूछ रही हैं? ये हमारी टीम से पूछ रही हूँ। असल में मेरी बात सुने, देखें ऑस्ट्रेलिया में हमारी एक रिकॉर्ड रहा है कि हमने वहाँ पर गालिबन एक भी T20 मैच आज तक नहीं जीता। तो फिर ये है कि वनडे में भी रिकॉर्ड थे ना हमारे। वनडे में रिकॉर्ड था कि हमने पहले जीता हुआ था 2002 में। T20 में हमने आज तक ऑस्ट्रेलिया में मैच नहीं जीता। पिछले मैच में हमारे पास सुनहरा मौका था कि वहां पर हम अपना जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने, सोचे 3 ओवर में 50 हो चुके थे, उसके बाद जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने कमबैक किया, हैट्स ऑफ टू हारिस रऊफ फॉर वंडरफुल बॉलिंग। इसके अलावा जो स्पिनर थे जो नए, ही वाज जस्ट अ किड, ही बॉल्ड रियली वेल। जो कैचेस हमने छोड़े वो काबिल मुजम्मत हैं। बहुत ही आसान कैचेस हमारी टीम ने ड्रॉप किए, सब ने तकरीबन ड्रॉप किए। जी, काबिल मुजम्मत है। आप कैच नहीं गिराते, आप मैच गिरा देते हैं। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए, जब बैटिंग का मौका आया तो वो बाबर आजम का जो फ्लिक शॉट था, भैया सबसे छोटी बाउंड्री पे जितना अपने मतलब थोड़ा सा जोर ही लगा लेते यार। और सोचे 148 का स्कोर था जिसे चेस आराम से बन सकता था। 182 यहाँ पर नॉर्मल टोटल बनता है। और जिस तरीके से वो खेले। अच्छा, आई हर्ड कि हमने एक और रिकॉर्ड बनाया। वो क्या? हमने जो क्या कहते हैं वो पावर प्ले में हमने कोई भी बाउंड्री, पहली बाउंड्री 10वें ओवर में हमारी आई। इमेजिन कर, रिजवान ने बाउंड्री मारी और उसके बाद वो अगली बॉल पर कैच आउट हो गए। पहली बाउंड्री विद द बैट। उससे पहले ओवर में स्पेंसर जॉनसन ने एक वाइड करा दी थी जिसपे चौका मिल गया था, लेकिन पहली बाउंड्री विद द बैट हमारी जो है वो इसमें आई। और फिर भी मुकाबला इतना करीब गया, लेकिन इरफान फिनिश नहीं कर सके। लेकिन उसके अलावा हमारी टीम को जितना बेहतर खेलना चाहिए था, दे कुड नॉट प्ले, दे कुड नॉट कैपिटलाइज। क्योंकि अभी हम अफसोस ही की बात, टेस्ट सीरीज जीते, फिर हम वनडे सीरीज जीते, उम्मीद की जा रही थी T20 में कुछ करेंगे, और दोनों मैचेस हारने के बाद ये जो 3 मैचेस की सीरीज है, अब इसका आखिरी T20 होना है। तो अब ये कहा जा रहा है जी साख बचानी है और इज्जत बचानी है। तो है ही नहीं वहाँ पर कोई T20 में। साख कैसे बचेगी जब 2 मैचेस हार गए, 1 मैच जीत के हम क्या हम कर लेंगे। अच्छा, आज ये है कि मौका दिया जा सकता है साहबजादा फरहान की जगह हसीबुल्लाह, और उसके साथ ऑलराउंडर अरफात मिन्हाज को भी मौका दिया जा सकता है। बिकॉज़ अब कोई पॉइंट नहीं है। नसीम शाह की जगह नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, दे हैवंट बीन गुड। उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, उनको जिस तरह से पड़ रही थी। तो मेरे लिए बड़ा ये अफसोस, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था ये सारी चीजें देखकर। तो अगर आपने स्टिल आप क्रिकेट फैन हैं, सभी हैं हमारे यहाँ, अब देखिएगा अब क्या होता है। तीसरे मैच में हम क्या कर सकते हैं। 1 बजे आज मैच होगा, तो कुछ जरा अब हम ICC के मामलात भी देख लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी, हम यहीं पर बैठे हैं लेकिन ICC के चैंपियंस ट्रॉफी इधर उधर घूम रही है। बिल्कुल, और ये देखें इतनी खूबसूरत ट्रॉफी है, बच्चे भी इसके साथ खड़े होकर पिक्चर बनवा रहे हैं। तो ये जो जी ट्रॉफी है टैक्सला के तारीखी मकाम धर्मा राजी का और टैक्सला म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखी गई है, जहां बच्चों ने
बच्चे तो भाई इस मामले में बड़े तेज हैं, उन्होंने जी भर की तस्वीरें बनवाई। ट्रॉफी को एबटाबाद भी ले जाया गया और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को 25 नवंबर तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये ट्रैवल करेगी। अच्छा, बच्चे बाय बाय कर रहे थे, मुझे डर लगा वो ट्रॉफी को कह रहे हैं बाय बाय। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। भारत अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा, जो बात है अपने ही जाल में फंस भी गया है। अच्छा, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान ना आने का ऐलान करने वाले भारत ने इससे पहले सिक्योरिटी पर कोई एतराज़ नहीं किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इवेंट का सिक्योरिटी मास्टर प्लान आईसीसी और तमाम टीम्स को भेजा था, जिस पर भारत ने कोई एतराज़ नहीं किया। उसके बाद जब आईसीसी बोर्ड इजलास हुआ तो वहाँ भी भारत समेत तमाम टीमों ने उसे कबूल किया। अब भारत के लिए सिक्योरिटी का जवाब पेश करना इतना आसान नहीं होगा, ये हमारी वैसे लेकिन भाई खुशहाली भारतीय है। बोर्ड जो है वो आईसीसी को अब पैसों के जरिए जी कहते हैं ना वो राम करने की कोशिश कर रहा है और इसके साथ साथ दीगर बोर्ड्स को सीरीज के लिए माली फायदे पहुंचाने का तो अभी लालच देखना होगा भी ना दिया कि जा बाप रहा है। बड़ा ना भैया, चलें सबसे तो बड़ा हम रुपया इस है पे या नहीं। सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। तो पहले तो पाक ऑस्ट्रेलिया जो 2 मैचेस हुए उस पर और आज भी जो मैच होना है उस पर जिसमें जो तब्दीलियां की गई हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, आप सुबह सवेरे हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग आपको। और शाहिद हाशमी भी हमारे साथ होंगे, ज़रा उनसे आईसीसी के मामला पर भी बेहद खुसूसी इस वक्त हैं वो, क्योंकि उनसे हमें जानना है भाई क्या होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। तौसीफ साहब सबसे पहले तो बताइएगा, आज क्लीन स्वीप से बचने के लिए हम जो है मैदान में उतर रहे हैं, तब्दीलियां भी की। पहले तो ये बताएं जो 2 मैचेस हुए क्या हो गया ऐसा हमारी टीम को और T20 में, या हम बस उस प्रेशर में हैं कि जी हम कोई मैच नहीं जीत सके। मैच ना जीतने की क्या वजह होगी, कंडीशंस होंगी। चलें, दूसरा फैक्टर क्या है, टीम कॉम्बिनेशन। हमारे सारे ओपनर्स थे, अगर हम बैटर्स की बात करें मिडिल ऑर्डर कहाँ था, तो आप सारे ओवरऑल क्या तज्जिया करेंगे? सारी यह है कि हम 2020 में अच्छे जरूर हैं, मगर जिस जगह पे हम खेल रहे हैं वहां पर हमें शॉट की चूज करना मुश्किल हो रहा है। सती साहब ने कहा कि शॉर्ट बाउंड्री, तो हम तो जहां की गेंद है उसको भी शॉर्ट बाउंड्री की तरफ ही मारने की कोशिश कर रहे हैं कि ये करिए है, हम इसको यहाँ फेंक देते हैं। तो भाई आपका काम नहीं है। भाई तौसीफ भाई को थोड़ा कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अच्छा शाहिद साहब मुझे बताएं, क्यों उदास फिरते हैं सर्दियों की शामों में? अभी सर्दियां खैर आई नहीं है, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। भाई पहले मैच को हाँ जी, वो पहले मैच का तो चले मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो कोई मैच था, वो T10 भी नहीं था, T7 था। दूसरे मैच में व्हेन वी हैड द चांस, पहले इतनी बुरी बॉलिंग के 3 ओवर में 50-51 पड़ गए। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी वल्लाह आलम क्या करें अपनी बॉलिंग के साथ, लेकिन उसके बाद हमने कम बैक किया और 148 तक उन्हें महदूद कर दिया। फिर बाबर आजम की विकेट से जिस तरह वो सिलसिला शुरू हुआ, वो क्या कर रहे थे? व्हाट वाज ही डूइंग बाय द वे? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। बिल्कुल कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं बनती। 148 ऐसा टोटल था कि जिस पे आराम से सुकून से पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था, लेकिन आप देखें इतना आराम और सुकून हो गया कि पहली बाउंड्री जाके 9.1 ओवर में लगी जी, 10वें ओवर में 54 गेंदें। हाँ, 9.1 ओवर यानी 10वां ओवर का पहला बॉल था और 54 गेंदें बगैर बाउंड्री के पहली खेल ली। कमाल, इतना भी सुकून, इतना भी आराम, और वो भी T20 में भाईजान, T20 में। बिल्कुल हाँ, हम चौके नहीं मार रहे हैं, हम छक्के नहीं मार रहे हैं। पहले मैच में 7 ओवर के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 6 छक्के मारे, हमने 3 छक्के मारे। हम तो पावर प्ले का यूज ही नहीं कर रहे हैं ना शाहिद साहब। बिल्कुल ऐसा ही। हम पिछले मैच में जो दूसरा मैच हुआ उन्होंने 4 छक्के मारे, हमने टोटल 2 छक्के मारे। यानी सामने वाले जो छक्के मार रहे हैं हम उसके आधे छक्के मारते हैं, उसके आधे चौके मारते हैं ना। हम पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। भाई पावर प्ले में ऊपर से खेलें, लेकिन दोनों जो ओपनर आए थे पता नहीं क्यों एकदम से सोच के उन्होंने कहा कि नहीं अब बाबर आजम को ही ओपन करवाएंगे, क्यों रिजवान को ही ओपन करवाएंगे। वल्लाह आलम ये क्या सोच है? अच्छा मुझे ये बताएं शाहिद साहब, ये चॉइस किसकी होती है? ये चॉइस क्या कैप्टन की होती है कि वो कहते हैं मेरे साथ इसको भेजें, या फिर क्या होता है? दोनों की होती है, कोच और हेड कोच और कप्तान दोनों की होती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि जैसन गिलेस्पी वैसे ही दबे हुए अच्छा खासा, वो वाइट बॉल के ओरिजिनल कोच नहीं थे। अब वो ये बार बार कह रहे हैं सब जगह कि मैं तो डे टू डे प्लानिंग करता हूँ, मेरे सिलेक्शन में कोई हिस्सा नहीं है। तो गालिबन शायद रिजवान की ज़्यादा बात मानी गई होगी। रिजवान ने कहा होगा कि नहीं हमारी जोड़ी बहुत ही अच्छी थी, इसको अलग कर दिया गया। बाबर आजम तो अगर ओपन नहीं करें तो T20 में उनकी जगह भी नहीं बनती। मेरे ख्याल में शायद साहब इसका एक वजह ये भी होगी कि उनके जहन में वही 152 फॉर नो लॉस, वही उनके जहन में चल रहा है कि 148 है, ये तो हम दोनों बना लेंगे, स्लो बैटिंग करके भी एंड में मार लेंगे। लेकिन मैं फ्लिक शॉट को देख रहा था कि जिस तरीके से, और रिजवान देखें कि जहां उन्होंने इंटेंट शो की
यानी कि एक उन्होंने चौका मारा और अगली बॉल पर विकेट थमा बैठे। 9.1 की हमने तस्करा किया, 9.2 पे क्या हुआ, विकेट गई रिजवान की, ये भी तो देखें। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है। चौका मारते हैं तो फिर अगली बॉल पे सोचते हैं चौका मारे, छक्का मारते हैं तो फिर अगली बॉल पे सोचते हैं। बॉल को देखना पड़ता है, गेम अवेयरनेस होती है। आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देखें, आपके लिए ट्रैप उन्होंने शुरू से रखा हुआ है कि आपको शॉर्ट पिच बॉल कराएंगे और 3 लेग साइड के फील्डर लिए हुए वहां आप कैच हो रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट बॉल आ रही है, आप स्विच हिट मार दो, आप थोड़ा सा पीछे हट के ऑफ के ऊपर से थर्ड मैन के ऊपर से खेल दो। नहीं, हमने वही हुक और वही पुल करना है जिसमें हम अच्छे नहीं है। गेंद आधे बल्ले पे भी नहीं आती और वो खड़ी हो जाती है और वो कैच हो जाते हैं। तो हमें अपनी T20 क्रिकेट को बहुत संवारना पड़ेगा। ऐसे T20 क्रिकेट में हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल, इंडिया की और मिसाल जितना देखें। इस वक्त हम T20 को लेके देखते हैं, ज़्यादा इसको ज़्यादा पसंद भी इसलिए किया जाता है कि ज़ाहिर है एक तेज़ तरीन ये खेल है। तौसीफ साहब, आप क्या कहिएगा यहाँ पे जो बाबर और रिजवान ओपन कर रहे हैं, और जैसे शाहिद साहब कह रहे हैं कि अगर बाबर ना आए T20 में ओपनिंग करने तो उनकी जगह नहीं बनती, लेकिन ओवरऑल जो हमारी बैटिंग लाइनअप थी, क्या वो मेजर फैक्टर है कि हम नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं? बिल्कुल यही है। और मतलब हैरत मुझे ये है कि अब भी जो है वो ये टीम बनाने के बजाय और के बाबर को खिलाना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? मुझे तो हैरत होती है, आपने ये टीम जो अनाउंस की है ना, ये टीम आपने बनाई इसलिए कि यंगस्टर उसमें मौजूद है। उमर बिन यूसुफ अभी ए टीम के साथ और जो है रन्स करके आ रहे हैं, सारा कुछ है। ये जितने लोग मौजूद आपने लिए हुए हैं, अरफात मिनाज या हसीबुल्ला या और कोई, आप बैटिंग ऑर्डर भी नहीं चूते। जाहिर है वो जब आप बाबर को भेजेंगे और वो फिर उसी तरह आ गए, क्योंकि बाबर ने शायद कहा होगा कि मैं तो ऊपर ही जाऊंगा, मैं तो नीचे नहीं जा रहा। तो मतलब अभी इस चीज को छोड़ के अगर आपने करना ही है, क्योंकि देखिए ये T20 अब जो है पूरी दुनिया में है, और अगर कहीं उनको नीचे करके और बाहर हो गए वो, तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम होना है, क्योंकि यही खेलना सबके लिए जरूरी है। इसी में पैसा बहुत है, इसी में पैसा तो अब आप टीम बनाइए, आप बनाएं, ये लड़के हैं इनको खिलाइए, या ऐसे ही घर वापस ले आएंगे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि रिजवान आप बैठ जाइए, सलमान अली आगा को आप दीजिए, हसीबुल्ला से आप कीपिंग कराएं, सब पता चल जाएगा। अभी आप अपनी साख बचाने पे लगे। तौसीफ साहब, मैं एक चीज कहूँ, थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, लेकिन जिस मैच में उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी, यू रिमेंबर दैट, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ही वाज गिवन 2 चांसेस, वरना 6 पे उनकी बाजी तमाम हो जाती। अभी आप यहाँ पर देखें, वो मेरे ख्याल में पहली बॉल पे ही जिस तरीके से आउट हुए थे, तो फिर ये सोचने में इंसान आता है कि किसका नाम ले। यहाँ पर तो वो कहते हैं कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आपकी बात ठीक है, अब उसमें क्या मतलब, आई मीन अब कौन ठीक करेगा इसको, ये तो समझ नहीं आ रही। अब लग रहा है साफ पता चल रहा है कि ये जो है वो डिस्टर्ब हुए में सारे हो, किसी ने मना किया होगा, अकेले में मना किया होगा, वन डाउन से फिर ओपनर पे ले आए आप। नहीं, ऐसा मत करें, आप इनको चेक कर लें। साहबजादा फरहान को आपने चेक कर लिया ना, वो देखिए टेम्परामेंट क्या है उनका, सब पता चल गया। अब आप उमर बिन यूसुफ को खिला दें, जहादात को खिला दें, इरफान मिनाज को खिला दें, साख नहीं। आप ये ऐसे नहीं, आप जीते हुए मैच को आप हार गए। वैसे एक चीज में इस पे बस वन लास्ट कमेंट शाहिद साहब, मैं चाहूंगा आपसे कि लोग अपनी टीम्स को बिल्ड करते हैं। आप ये देखिए, इंडियन साइड को मैं देख रहा होता हूँ, हम क्रिटिसाइज करते हैं। आप देखिए संजू सैमसन वहां पर है, तिलक वर्मा 47 गेंदों पे 120 मारे उसने, अभिषेक शर्मा आप देख लें, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव उसके बाद हैं। मतलब दे हैव अ कंप्लीट लाइनअप फॉर द T20s। हार्दिक पांड्या उनके पास, हमारे पास तो कोई बन ही नहीं पा रहा प्लेयर। हमें अपने T20 के प्लेयर बिल्कुल अलग बनाने पड़ेंगे। अभी आपने जिस तरह सलमान आगा की बात की, 100% एग्रीमेंट, इसलिए कि सलमान आगा टेस्ट का प्लेयर है। वो अगर कोई और फॉर्मेट खेल सकता है तो वो वनडे क्रिकेट है। अब हमने उसे T20 का कप्तान भी बना दिया, उसने शुरू से कभी भी T20 क्रिकेट नहीं खेली, वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहा है। आप अपने प्लेयरों को आइडेंटिफाई करें कि व्हाइट बॉल के ये प्लेयर है, रेड बॉल के ये प्लेयर हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी क्रिकेट बहुत पीछे रह जाएगी। इंडिया की 2 टीमें, एक टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया में पहुंची हुई है, एक टेस्ट टीम साउथ अफ्रीका से खेल चुकी है। बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर हैं, और क्या जबरदस्त उन्होंने T20 क्रिकेट के लिए आपको अपने PSL से पिक करने पड़ेंगे। 1-1.5 साल है अभी T20 वर्ल्ड कप में, अगर इस तरह चलती रही टीम तो पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करेगा। अभी हम T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारे हैं, अमेरिका से हारे हैं, इंडिया से हारे हैं।
اور ہم اگلے گروپ میں بھی گروپ آف 8 میں بھی نہیں پہنچ سکے, تو ہمیں اپنی T20 کرکٹ بنانی پڑے گی, ورنہ ہم اسی طرح اسٹرگل کرتے رہیں گے. ہمارے پاس ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین نہیں ہے. رینکنگ آ رہی ہوتی تھی جی ہمارے بیٹسمین کی, بولرز کی, اور اب آپ حال دیکھیں T20 کا. ذرا چیمپئنز ٹرافی پر آتے ہیں. پہلے تو بتائیے گا, اب ظاہر ساری ڈیٹیلز اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان بورڈ نے جب سیکیورٹی پلان پورا شیئر کیا تھا تو اس وقت تو کسی ملک نے اعتراض نہیں کیا, لیکن اب بھارت اعتراض کر رہا ہے. یہ لاجک سمجھ آتی ہے, اور اب کیا آئی سی سی کچھ کر سکے گا اس میں, رول پلے کر رہا ہے اس میں؟ دیکھیں آئی سی سی کے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے, ان کو پتہ ہے, اسی لیے 2011 میں یہ باتیں ہوئی تھیں. اور لارڈ وولف ایک کیو سی انگلینڈ کے تھے, انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی. انہوں نے کہا تھا جو بگ بوائز ہے ان کا امپیکٹ آئی سی سی کے اوپر سے ختم کرنا پڑے گا, ورنہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. وہ رپورٹ کے 2-3 چیزیں تو اڈاپٹ کر لی گئی, لیکن بگ بوائز ہی رہے, بگ تھری ہی رہے. انڈیا جو چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے کروا لیتا ہے, اور اس دفعہ بھی وہ اپنی مرضی سے کروائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب چیمپئنز ٹرافی ایلوکیٹ کی گئی تھی, ہم نے امپلائی کیا ہوا تھا کہ ہمیں گورنمنٹ سے پرمیشن چاہیے. یعنی ہم نے کبھی اسی لیے بورڈ میٹنگ میں کوئی بات نہیں کی کہ ہمارا تو آلریڈی آٹومیٹک ہوتا ہے کہ ہمیں اگر گورنمنٹ سے اجازت ملے گی تو ہم وینیو پہ اور ٹورنامنٹ پہ جائیں گے, ورنہ ہم نہیں جائیں گے. تو آئی سی سی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکالنا پڑے گا. اور بیچ کا راستہ ایزیسٹ وے وہی ہے کہ آپ ہائیبریڈ ماڈل پہ جائیں گے. آپ پچھلے سال بھی ہائیبریڈ ماڈل پہ جا چکے ہیں. آپ کو فورس سر میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ایوری باڈی سو دیٹ کمنگ بٹ ناٹ دا آئی سی سی. آپ نے ایشیا کپ میں, توصیف صاحب, ایشیا کپ میں ہم نے یہ دیکھا, ورلڈ کپ میں یہ سلسلہ دیکھا, ساری چیزیں یہ ہوتی رہیں. یہ آخر میں پاکستان کو ہی پھر اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے, اور پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو کہ بھارت چاہ رہا ہوتا ہے. لیکن آئی سی سی کا اس میں رول, ان کو ہم لیوریج کیوں دیں؟ دس از دیئر فالٹ. ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ بھارت کا تو یہ پیٹرن رہا ہے ہمیشہ سے. جی ہاں بالکل رہا ہے پیٹرن. اور شاہد بھائی نے جو کہا نا کہ اب ہمیں انہی کے اس پہ جانا پڑے گا, تو بھائی اتنا شور مچانے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو پہلے سے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں. اگر انسائیڈ آپ یہی کرنا چاہتے تھے تو کیوں قوم کو ٹرک کی بچی کے پیچھے لگا دیا آپ نے کہ بھائی ہم تو اکڑ گئے ہیں, بس آپ نہیں کچھ کر سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے کام خراب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ کی سمجھ نہیں آ رہی, لیکن آپ نے تو اتنے نہیں ہوگا تو یہی ہوگا وہ ہوگا, تو پھر نہ کریں نا. اگر ایسا کریں گے, ابھی تو خیر نہیں پتہ چلا, ہم اور شاہد بھائی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ کریں گے, اور جو کہ چانسز اب جیسے شاہد بھائی سے زیادہ کوئی نہیں جاتا, ہو سکتا ہے, تو پھر خاموشی سے بیٹھ جائیں, لمبا فلوس لے لیں. فلوس سمجھتے ہیں نا, مال دبئی میں کہتے ہیں مال, فلوس. تو فلوس لے لیں اور بس چپ کر کے بیٹھ جائیں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. اچھا, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو ورکنگ گروپ تھا جس نے ریکمینڈ کیا تھا جب آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ایوارڈ ہوئی تھی پاکستان کو, تو آپ یہ دیکھیں احسان مانی صاحب بھی اس میں تھے, اور اس میں سورو گنگولی بھی تھے, جنہوں نے ریکمینڈیشنز دی تھیں کہ یہ ایوارڈ کیا جائے. اس کے بعد بھی بھارتی گورنمنٹ کو ویسے اس پہ بھی شرم نہیں آئی کہ ہماری اپنے لوگ اس میں شامل تھے اس پروسیس میں, ان کو ہی تھوڑا سا ان کی عزت برقرار رکھتے, یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس حد تک یہ چلے جاتے ہیں؟ شاہد صاحب کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. وہ انہوں نے پچھلے 5-6 سال میں طے کیا ہوا ہے کہ نو پاکستان. اور جس طرح میں آپ سے پہلے بھی تذکرہ کر رہا تھا کہ ایک ڈپلومیٹ نے جو ڈان میں آرٹیکل لکھا تھا, وہ بار بار اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان اپنی لابنگ نہیں کر سکا. انڈیا نے پوری دنیا میں واویلا مچایا اور ہمیں پروف کر دیا کہ نہیں, ہم تو رانگ فوٹنگ پر ہیں, ایف اے ٹی ایف میں ہم پھنس گئے. ہماری ساری طرف سے ہم کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکے. اور اسی طرح ہم کرکٹ میں بھی نہیں کر سکے کہ ہمیں جب 2021 میں ملا تھا تو ہم لابنگ کرتے, لیکن جب ملا تھا رمیز راجہ چیئرمین تھے, اس کے بعد نجم سیٹھی آ گئے, اس کے بعد زکا اشرف آ گئے. دونوں نے ہائیبریڈ ماڈل پہ اتنا اپریشیٹ کیا, اور واقعی اس وقت جگہ اور کوئی بچ بھی نہیں رہی تھی کہ آپ کو اگر ایشیا کپ بچانا تھا تو آپ کو ہائیبریڈ ماڈل پہ جانا پڑا. لیکن جب آپ ہائیبریڈ ماڈل پہ جا رہے تھے, انڈیا سے ریٹن اسٹیٹمنٹ لے لیتے کہ نہیں ہم ابھی تو ہائیبریڈ ماڈل کھیل رہے ہیں, ہم آپ کے آئیں گے 2023 ہمیں کچھ ایسا اسٹیٹمنٹ لے لینا چاہیے تھا, ہم نے اپنی لابنگ نہیں کی, اور ہم نے خود ہی پیش کر دیا آپشن. اور ہم ہمیشہ سے, اس دفعہ بھی یہی ہو رہا تھا کہ ہم کہہ رہے تھے جی آپ میچ کھیلیں اور واپس اپنے ملک چلے جائیں. کیوں چلے جائیں؟ باقی پلیئرز جو ہیں, باقی ٹیمیں واپس جائیں گی. مجھے اس چیز سے کافی اعتراض ہے کہ ہم خود آپشنز دے رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنا کیس پٹ اپ کریں. تھینک یو سو مچ. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ تھے, توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے. تو جناب یہ صورتحال ہے, ابھی تک ہمیں نہیں معلوم چیمپئن ٹرافی میں کیا ہونا ہے اور کیا ڈیسائیڈ ہونا ہے, لیکن الٹیمیٹلی آئی تھنک ہائیبریڈ سسٹم کی طرف. وہ آپ کو پتہ ہے نا عاقب جاوید صاحب اب ہوں گے ہیڈ کوچ وائٹ بال کے, تو ٹیسٹ میں میرے خیال میں شاید وہی رہیں گے, جیسن گلسپی.
वल्लाह आलम। ठीक है, लेट्स सी। उन्होंने एक जबरदस्त स्टेप लिया था और जिस तरह उन्होंने टर्न अराउंड की सिचुएशन, तो हो सकता है कि वो यहाँ भी कुछ कमाल दिखा दें। वैसे सबको क्रेडिट जाता है जी, अजहर अली भी उसमें थे और फिर अलीम डार साहब के बारे में कहा जा रहा था कि वो दोबारा उस विकेट को यूज करने का आइडिया अलीम डार साहब का था, तो सबको क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन आकिब जावेद ऑब्वियसली ही इज बीन अ ग्रेट बॉलर एंड ही इज बीन अ ग्रेट पर्सन फॉर द टीम। लेट्स होप सो कि वो आगे भी परफॉर्म करें। अच्छा जी, तो बात ये है कि जब भी अगर कोई एक्सरसाइज करें, जब भी कोई आप भागें दौड़ें, तो उसके अंदर अगर आप बेजारी से कर रहे हो तो मज़ा नहीं आता, लेकिन जब आप इंजॉय करें वो चीज़ तो उसका एक मज़ा दोबाला हो जाता है और आप फिर सही तरीके से अपनी एनर्जीज भी उसमें पुट करते हैं। क्या ख्याल है सर? लेकिन एक्सरसाइज आप चाहे आपको मज़ा नहीं आ भी नहीं रहा हो, तभी करें। आपको मोटिवेशन की तरफ ना जाएं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साबिक कप्तान वसीम अकरम की, और ज़ाहिर आपको पता है कमेंट्री बॉक्स में बैठे होते हैं, लेकिन आजकल भी उन्होंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें उनके डांस मूव्स आप देख सकते हैं। सो भाई क्या खूबसूरत माहौल है, क्या नज़ारे हैं, तो ऐसे में किसका दिल नहीं चाहेगा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पे इसलिए थोड़ा ताज्जुब भी हो रहा है। वसीम अकरम बैठे हुए थे कमेंट्री बॉक्स में, उनका एक क्लिप बड़ा उसमें वायरल हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं उनकी जो बिल्ली है उस पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का हेयर कट उसका हुआ है। जो उनके साथ बैठे हुए थे ऑस्ट्रेलियंस, वो तो हैरान हो गए। उन्होंने कहा मुझे ब्रेक डाउन दिखाएं कि आखिर ऐसा कौन सा हेयर कट था जो कि $1000 का था। तो मेरे ख्याल में किसी ने लूटने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तानियों को लूटने की कोशिश की गई, जिसमें वो कामयाब भी हो गए। ऑस्ट्रेलियंस को भी इस चीज का पता लग गया कि ऐसा हुआ, स्कैम हुआ। हो सकता है उसके बाद ही वसीम अकरम ने कहा हो कि चलो मैं अपना टेंशन रिलीज करूं और मैं जरा डांस कर लूं, तो एंजॉय करता हूं। चलें जी, अब आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने कराची में। मैं तो कह रहा हूँ जी, हल्की फुल्की खुनकी आ गई है। सदफ ये मानने को तैयार नहीं है भाई, आ गई है, थोड़ा सा हमें तो फील हो रही है। सुबह सुबह पंखा भी हमें आज नहीं आई है, 2-3 दिन पहले आ गई थी। तो तब से ना अभी तक सिलसिला चल रहा है। तो आपने महसूस किया नहीं, क्योंकि आप जाती ओपिनियन इसमें लाजमी तौर पर देती हैं मौसम के हवाले से, आपने फील नहीं किया? जाती ओपिनियन यानी कि आप कहती हैं बारिश अगर मेरे इलाके में नहीं हुई तो आई वोंट एग्री कि बारिश हुई, कंसीडर इट कि बारिश हुई। हाँ, तो भाई मैंने तो आपको एक हफ्ते पहले से बता दिया, खुनकी आ गई है। अशफाक को आज महसूस हुई है, ये मेरी जाती ओपिनियन। हाँ जी, 2-3 दिन से ये महसूस हो रही है और द वीकेंड वी फेल्ट दैट कि ऐसा हुआ है। लेकिन मुल्क के बालाई इलाकों में जहाँ पर सयाह पूरा साल पहुंचे रहते हैं छुट्टियां ले लेके, तो वहां पर सख्त सर्दी है। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी ने मौसम काम नहीं करते कमाते कहाँ से पैसा लगाने के लिए। देखिए वो नहीं होते, सयाहों ने रुख कर लिया। कभी तो ऐसा हो ना कि हम भी वहाँ और कोई हमें सयाह करके उस पर बात करें हमसे कि आप भी सयाह हैं, अप्लाई कर दें छुट्टियों के लिए। हाँ, बस ऐसे ही करना पड़ेगा। अब ये है कि तो इजाजत मिल गई है, आपको इजाजत। मेरे ख्याल में अगली तनख्वाह आने का इंतजार करते हैं, उसके बाद कुछ होगा। अच्छा जी, एस्तोर और कमराट में होने वाली बर्फबारी ने वादी की खूबसूरती बढ़ा दी है। पता हमें सब होता है कि कहाँ कहाँ हो रही है बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँच चुकी है, चेक कर लें सदफ। गिलगित की वादी निलतर का हुस्न भी बर्फबारी के बाद अपने जोबन पर आ गया है। स्वात के पहाड़ बर्फ से सफ़ेद हो गए माशाल्लाह से, और अपर और लोअर चित्राल में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अच्छा, महकमा मौसमियात की अब जरा प्रेडिक्शंस की बात कर लें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। बेशतर इलाके हैं, इसमें कराची शामिल नहीं है। या मौसम सर्द तो रहेगा, वो खुश्क तो रहेगा, सर्द नहीं रहेगा। हाँ, वैसे सिर्फ खुश्क रहेगा। एक्सेप्शन हम कर, जैसे हम कहते हैं ना जी, इतने यूनिट पैसे कम हुए, बिजली के फी यूनिट पैसे कम हुए, लेकिन इसका इतलाक के इलेक्ट्रिक पे नहीं होगा। तो इसी तरह मौसम में भी दर्जा हरारत जी वो गिर रहा है, लेकिन इसका इतलाक कराची पे नहीं होगा। तो स्कर्दुस्त और वादी नीलम में हम देख रहे हैं कि बर्फबारी से जो नुक्ता इंजमात से वो नीचे गिर गए। इस्लामाबाद का मौसम भी बदल गया है भाई। मैं सिर्फ मौसम की बात कर रही हूँ, मैं सियासी मौसम की बिल्कुल यहाँ पे बात नहीं। इस्लामाबाद में भी ठंड हो गई है, विच इज़ गुड, लेकिन अब ये है कि देखना होगा कि मौसम कैसा हो जाता है। अच्छा मैं एक चीज़ ये देख रहा था कि वो खला से BBC वाले भी आजकल काफ़ी उस पर काम कर रहे हैं, तो नासा वाले भी तस्वीरें खींच रहे हैं। तो उसमें हुआ ये है कि मेरी आवाज़ भी चली गई, आपकी आवाज़ चली गई बिकॉज स्मोक की बात आई है, तो अशफाक के वो बिल्कुल मुझे फौरन एयर क्वालिटी इंडेक्स लड़ गया अशफाक को। तो अच्छा जी, पंजाब में मसनूई बारिश के असरात नुमाया हुआ। जो अशफाक की बात कर रहे थे, बाकायदा जो हमें स्पेस से जो भी तस्वीर ली जा रही है नासा की जानिब से, उसमें भी आपको स्मोक दिखाई दे रही है कि वो दिल्ली पे कहाँ पर है और लाहौर और बाकी जो पंजाब के इलाके। सदफ, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखिए, आज का AQI मैं आपको बता देता हूं, तो लाहौर में कुछ असरात, लेकिन लाहौर में 500 है तकरीबन इस वक्त। 500 300 से ऊपर समझे तबाकू नहीं होता है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन उसका करूं दिल्ली से, तो वहां पर 1320 है इस वक्त, 1320
एयर क्वालिटी इंडेक्स। अच्छा, जो तस्वीर ली गई उसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये है कि वहाँ पर एक दबीज़, एक धुंध की तय है, फॉग की, स्मॉग की तय है जो है मौजूद है। दूसरा, सैकड़ों मुकामात पर उन्होंने निशानदेही की ये स्टबल बर्निंग की, जिसकी हम बात करते हैं आग लगे होने की। तो ये तमाम तर गवर्नमेंट्स की कोशिशों के बावजूद अभी तक इस चीज़ पे काबू नहीं पाया जा सका। अच्छा, एक जो इकदाम किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग का, और ये मकामी तरीके से उन्होंने क्लाउड सीडिंग का ये तजर्बा किया है। जाहिर है कि इसमें अच्छा, इसके लिए जाहिर है मौसम का भी थोड़ा बादलों का एक दबीज तय होना जरूरी होना है, बिल्कुल जरूरी है। बादल होंगे थोड़े बहुत तो उसके बाद ही ये हो सकेगा। अच्छा, जाहिर है जब मसनूई बारिश की जाती है तो उसके असरात भी होते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है। तो ये प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, जाहिर है कॉस्टली भी है। तो अब तक हम देख रहे हैं कि जेहलम, चकवाल, तलागंग और गुजर खान में क्लाउड सीडिंग के नतीजे में जी बारिश हो गई। और माहिरीन का कहना है कि मसनूई बारिश के जो इम्कानात हैं वो लाहौर तक भी पहुंच सकते हैं, जिसमें शिद्दत जो है स्मोक की उसमें कमी आएगी। लेकिन अशफाक, जब आप सुबह सवेरे बात कर रहे थे तो उस वक्त मैं देख रही थी 300 समथिंग था, अभी 495, लेकिन एक घंटे बाद ये यहाँ पर पहुंच गया। अच्छा, ये रैपिडली चेंज होता रहता है। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँ वो ये है कि ये जो क्लाउड सीडिंग है उसके लिए एक तो बादलों का सही होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद एक तैयारे के ज़रिए ऊपर जाके सोडियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड इस तरीके से करके कुछ नमक होता है कोई खुसूसी तरीके का, उसको तैयारे से बरसाया जाता है। लाहौर में इससे पहले भी तजुर्बा किया गया, पिंडी में किया गया। अच्छा, पहले तो दुबई से इधर उधर से माहिरीन आए थे जिन्होंने क्लाउड सीडिंग की थी, फिर महकमा मौसमियात ने बाकायदा कई दिनों तक प्रेडिक्शन दी थी कि आज बादल इस हवाले से साजगार हैं कि उनके ऊपर 4 से 6 घंटे का प्रोसेस होता है और उसके बाद मुख्तलिफ क्लाउड्स पर ये बरसाए जाते हैं। उससे होता ये है कि पानी जो उसके अंदर मौजूद होता है, एक तो वो एक जगह जमा हो जाता है, फिर हैवी होने की वजह से वो बरसना शुरू हो जाता है। दैट इज द फार्मूला सिंपल है। भारत में इससे पहले तजुर्बा किया जा चुका है, श्रीलंका में किया जा चुका है, जो कहत से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर भी ये तजुर्बे किए जाते हैं। स्टिल ये टेम्पररी सोल्यूशन है, ये कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। उसके लिए जाहिर है जो हमने देखा लॉकडाउन हुआ है मुख्तलिफ इलाकों में और स्कूल बंद हैं 24 नवंबर तक, तो ये बता दिया गया है। और देखना ये है कि अब आगे मामलात इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो आग लगी हुई है इस पर भी काबू पाएं, सारे मेजर्स लेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका वही बात, जो हॉटस्पॉट हैं जहाँ पर स्टबल बर्निंग हो रही है उनको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन है, वो फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, हम जब बात कर रहे हैं स्मॉग की, तो स्मॉग से जी आप ये देखें कि हद निगाह जो है एक तो फॉग से भी कम होती है, अगर स्मॉग भी आ जाए तो फिर वो नज़र आपको दूर दूर तक नहीं आता है। तो आगरा की बात कर लेते हैं। आगरा क्यों मशहूर है? आगरा है ताज महल की वजह से मशहूर। तो ये भी स्मॉग की, सोचे सफ़ेद संगे मरमर का बना हुआ, ये स्मॉग की लपेट में आ गया है। और पहली नज़र में कहते हैं ना, जिसको देखकर लोग उसकी खूबसूरती के दिलदादा हो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें भी परेशानी हो गई। वो कह रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहा। वो कहते थे ना, संगे मरमर से तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले जिसे ताजमहल कहते हैं, तो आज देखा ही नहीं जा रहा। हम असल ताजमहल की बात, हम इसी की बात करें, वो भी ताजमहल के लिए कहा गया था, संगे मरमर का तज़किरा था। तो ताजमहल का नज़ारा जी आप देख लें कि नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी मुश्किलात हैं सयाहों को। अब सयाह इस सीज़न में अगर जाएं भी, जो स्मॉग वाले इलाके हैं, तो वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम लोगों को। तो मुझे याद है यह मज़ार कायद भी हमारा संगे मरमर से ही बना हुआ है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी आरामगाह, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस ये है कि देखें जी, ये मौसमियाती जो आलूदगी है ना, उसके असरात ना सिर्फ ये कि इंसानी ज़िंदगियों पर पड़ रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ चरिंद परिंद भी इससे बेहद मुतासर हो रहे होंगे। तो ये लेट्स होप सो कि जी हर किसी को इंडिविजुअली अपना किरदार इसमें अदा करना होगा। बिल्कुल, और गवर्नमेंट्स को भी खुद भी जो है ना इस पे नज़र रखें, और ख़ास तौर पर जो बाकियात जलाई जाती है फसलों की, उसका कंट्रीब्यूशन रोकने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम बस ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। ज़रा सियासी मंजरनामा देख लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब फाइनल कॉल, जिसे अब ये फाइनल एक बार फिर से कह रही है तहरीक इंसाफ, उन्होंने फाइनल कॉल दे दी है और उसकी डेट दी है 24 नवंबर। डिफरेंस क्या है पिछली जो इन्होंने कॉल दी थी उससे, कि बुशरा बीबी बाकायदा तौर पर अगर हम कहें कि सियासत में उन्होंने इस तरह एंट्री दे दी है कि उन्होंने जी कहा है कि कारकुनान खासतौर पे एमपीए और एमएनए जो है उनको बाकायदा टास्क असाइन किया गया है कि आपने लोग लेकर आने हैं, और जो गाड़ी के अंदर लोग मौजूद होंगे जो कि एमपी और एमएनए लाएंगे, उनकी बाकायदा पिक्चर्स भी ली जाएंगी। उन्होंने ये कहा कि जो बंदे लेके नहीं आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जाहिर है वो इसलिए पिक्चर्स ली जाएंगी कि वो मालूम किया जा सके कौन शरीक है कौन नहीं है, और फिर जाहिर है उसका एक्शन भी होगा। और जो काफिले इसके अलावा आएंगे वो अलग है, लेकिन जो ये लोग लेकर आएंगे वो अलग है। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है। कितने बंदे एक एमपी और आई थिंक 10,000 दिया गया है टास्क, किसी को 5,000 का टास्क दिया गया, इस तरह से दिया गया। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, लेकिन केपी के वजीर आला भी
काफ़ी सरगर्म है सारी सूरत हाल में, और सियासी जो सरगर्मियों का मरकज़ है इस वक्त हम देख रहे हैं वो ये बन गया है। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो रिसोर्सेज चाहिए होंगी, जो गाड़ियाँ चाहिए होंगी, जो पैसे लग रहे हैं, वो आखिर लग कहाँ से रहे हैं, ये एक सवाल पूछना चाहेंगे हम। तलबा यूथ विंग के साथ इजलास भी हुआ और अहदेदारों से भी अलग अलग मुलाकातें हुई। बुशरा बीबी कहती हैं बानी की रिहाई की जद्दोजहद तेज़ की जाए। अच्छा जी, ये इन्होंने कह दिया है। अच्छा, दूसरी जनाब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट सामने आया वो ये कहते हैं कि ये पीटीआई के रहनुमा लोगों के बच्चों को लाकर जलील करते हैं, अपने बच्चे नहीं लाते। और फिर ये है कि उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई अपने तीनों बच्चे और बुशरा बीबी अपने बच्चे एहतजाज में लाएं, अपने बच्चों से एहतजाज लीड कराएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी तरफ से मुज़ाकरात की ऑफ़र हर वक्त मौजूद है। बानी पीटीआई सियासी सतह पर नहीं, सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। ओके, लेकिन फिर क्यों ऑफ़र कर रहे हैं नून लीग वाले कि वो क्या ऑफ़र करेंगे, ये यहाँ पर सवाल है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम ये बता दें कि अब ये कहा जा रहा है, तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की गयूर अवाम को एहतजाज की कॉल दे दी है और उस कहते हैं ना सर पे कफन बांधने का वक्त आ गया। ये हम काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड जुमला देखना है। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, याद है आपको इस्तेहकाम इलेक्शन से पहले नाम सुना था, इलेक्शन के टाइम पे जो नाम आया था, काफ़ी दिनों बाद ही नाम दोबारा सुनने में आया। उनके रहनुमा ओन चौधरी वही कहते हैं कि सियासी तहरीकें आग लगाकर नहीं चलाई जाती, खुदारा केपी के अवाम मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों इस्तेमाल ना हो। चलें जी, अब इस पर बात कर लेते हैं। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। ये फरमाइएगा, ये तो 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल दे दी है। अब पहले जो हम सोच रहे थे कि बुशरा बीबी या अलीमा खान साहिबा का क्या रोल होगा, तो अब बुशरा बीबी मंजर आम पर आ गई हैं और बाकायदा तौर पर टास्क असाइन किए गए हैं कि जी इतने बंदे लेकर पहुंचना है लाजमी तौर पर। अब उसका बाकायदा रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। तो क्या हिकमत अमली है मुस्लिम लीग नून की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, कि किस तरीके से अब देखा जाएगा इस मामले को? सदफ और इशफाक, बहुत मेहरबानी। आपका ये बाखबर सवेरे वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। और जिस सब्जेक्ट में आपने मुझे बुलाया है, ये भी बड़ी अहमियत का हमल है कौमी सलामती के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जिन मुल्कों में डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है वहाँ शोर होगा, हल्ला गुल्ला, सियासी ये चीज़ें तो चलती हैं। आप जापान देख लें, आप दुनिया के कोई ममालिक जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ इस तरह के प्रोटेस्ट भी होते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ के सियासी बलूगत और मेच्योरिटी का ये तकाजा होता है कि आप अपनी मुल्क के अंदर की जो सियासत है उसको एक हदूदों क़यूद में रखें। ये ऐसा ना हो कि आपके जो वाइटल नेशनल इंटरेस्ट हैं या कौमी सलामती के ऊपर इसका कोई हरफ आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मुल्क के अंदर 2013 के इलेक्शन हुए थे ना, और उसके अंदर मुस्लिम लीग नून जीती थी, तो तहरीक इंसाफ का ये मोतरज थे कि 35 पंचर लग गए, उसमें ये हुआ वो हुआ, धरने वरने। लेकिन हुकूमत ने पूरा टाइम किया ऑलमोस्ट, और 5 साल उनके पूरे लगे। ये अलग बात है कि दरमियान में प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया, बट दैट थ्रू कोर्ट्स किया, कोई उसमें कोई धरने से नहीं हुए। इसी तरह आप ये देखें कि जब 2018 के इलेक्शन हुए, तो जब तहरीक इंसाफ वाले जीते, तो इधर फिर ये हुआ कि जी RTS आपने डाउन किया, और वहाँ भी फॉर्म 47 की पैदावार काउंट किया गया और सब कुछ हुआ। लेकिन मसला ये है कि और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हमें रिजाइन कर देना चाहिए पार्लियामेंट से, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कहा कि नो, हम सिस्टम के अंदर रह के अपनी तगदो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल वे गवर्नमेंट को हटाने का एक ही है कि या नो कॉन्फिडेंस हो और या वो खुद अर्ली इलेक्शन कॉल कर। तो इस सूरत के अंदर नो कॉन्फिडेंस हो गया। फिर अभी आगे जो इलेक्शन हुए आपने देखा, तो उसके अंदर फिर ये फॉर्म 47 वाला चक्कर जो है वो इल्जामात आते हैं। उसके ऊपर भी अदालतों के अंदर केसेस हैं, अदालतों के अंदर रह के ही इस सिस्टम को आगे चलना है। अच्छा, तो आपका धरना देना या प्रोटेस्ट करना आके लास्ट 30 सेकंड्स। आप ही कह रहे हैं कि इन धरनों की सियासत से तब्दीलियां नहीं आती हैं। कोई अगर जमहूरी निज़ाम हो तो पार्लियामेंट के अंदर से ही तब्दीलियां होती हैं, या फिर अगर कोई जैसे अदालतें किसी केस का फैसला कर दें। लेकिन क़य्यूम साहब, मुझे एक बात बताइए, ठीक है इनसे तब्दीली नहीं आती, लेकिन अगर हम 2014 की बात करें तो 126 दिन का धरना दिया। 126 दिन कितना माशी नुकसान हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ।
اب آپ لوگ کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ریپیٹ نہ ہو؟ گو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جی پرامن رہیں گے، لیکن آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ کہنا تو ہے پرامن رہیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ماب آگے آ جاتا ہے تو پھر آؤٹ آف کنٹرول جاتا ہے. 9 مئی کے آپ کا کیسز آپ کے سامنے ہے نا. آپ نے یہ دیکھا یہی نعرے اس وقت بھی تھے کہ مر جانا ہے، مروا جانا ہے، واپس نہیں آنا ہے. آپ نے یہ شیخ رشید صاحب کیا کہتے تھے، باقی لوگ کیا کہتے تھے. تو میرے خیال میں حکومت کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو ایسا نہ ہونے دے، کیونکہ حکومت ایکچولی ڈز ناٹ وانٹ کہ کس طریقے سے کوئی کیجویلٹی ہو، اور پرامن طریقے سے اگر کوئی جلسہ کرے تو کوئی ایک جگہ کے اوپر آپ اپنا دھرنا دیں، آپ کریں، لیکن ملکی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. یہ جو ابھی کہا ہے نا اشفاق، یہ پروٹیسٹ ڈیموکریٹک نہیں ہے، یہ ایکچولی بغاوت ہے، ملک کے سسٹم کے خلاف بغاوت ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مرنا مروانا ہے، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو ہٹانا ہے، آپ کے پارلیمنٹ کے فلور پہ جیسے صدف بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کے اوپر آپ تگ و دو کریں، آپ اس میں موجود ہیں، آپ کے پاس ایک صوبے میں حکومت ہے، آپ سٹنگ چیف منسٹر ہیں. تو میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ملک کو پیچھے لے جائے گا. آپ سے ایک سوال میرا باقی ہے، وہ میں آپ سے کروں گا، لیکن ایک یہاں پر ایک بریکنگ نیوز ذرا شیئر کر دیں. اسٹیٹمنٹ آیا بیرسٹر سیف صاحب کا، وہی کہتے ہیں کہ 24 نومبر کے احتجاج کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہٹانے کا پورا بندوبست کیا گیا ہے. حکومت رکاوٹیں کھڑی کرنے کی حماقت نہ کرے، پہلے بھی رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد پہنچے، اس بار بھی پہنچیں گے. کنٹینرز عوام کے جوش و جذبے کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوں گے. علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں کے پی کا قافلہ اسلام آباد پہنچے گا. اس بار کے پی کے نوجوانوں نے بانی کو نکالنے کا مکمل تہیہ کر رکھا ہے. اب یہ طریقہ کار کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا. اس بار مطالبات کی منظوری تک واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چلیں جی، یہ خبر ہم دے چکے ہیں. اب ذرا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک جانب تو یہ ملکی سطح پر پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، ابھی بیرسٹر سیف صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی اسی حوالے سے ہے کہ جی ہم نے تیاری پوری کر لی ہے. دوسری جانب یہ جو 40 امریکی لا میکرز کی جانب سے جو کہ خط لکھا گیا ہے، لیٹر سائن کیا گیا ہے، اور وہ وہاں سے پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان ریلیز کرے بانی پی ٹی آئی کو. اس میں ظاہر اس پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ پریشر ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی لابنگ جتنی وہاں پر اسٹرانگ ہونی چاہیے اس سے زیادہ بہتر لابنگ پی ٹی آئی کر رہی ہے وہاں پر؟ یہ بات بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ جو یہ خط جو لکھا یہ ان کے کانگریس مینوں نے لکھا، یہ کوئی حکومت کا اپنا ویو پوائنٹ تو نہیں تھا. لیکن دی پوائنٹ از کہ یہ کانگریس مین، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ امریکہ جیسا ملک جس نے گواتیناما بے بنائی، 778 لوگ بے گناہ اندر، ملا ضعیف جیسے ایمبیسڈر 3 سال رکھ کے ان کو کہا کہ آپ بے گناہ ہیں. یہ ابھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، ویلیوز کی یہ باتیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں غزہ میں، پیلسٹائن میں، کیا ان لا میکر کی اتنی جرت تھی کہ یہ اس طرح کے بھیجیں کہ یہ دیکھ کے بچے ذبح ہو رہے ہیں ادھر کریں؟ تو اس لیے یہ انفارچونیٹ ہے. اسی طرح برطانیہ میں بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں ان کے جو سیکریٹری ہیں، ڈیوڈ جو فارن سیکریٹری ہیں، انہوں نے اپنے کسی ایم پی کو خط لکھا اور اس میں یہ کہا کہ ہمیں کنسرن ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دیر از اے چانس کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے گا، اور اگر ایسے کیا گیا تو یہ ہوگا. دیکھیں آل assumptions کے اوپر وداؤٹ اینی تھنگ. بھائی آپ اپنے معاملات کے اندر دھیان دیں، آپ کے اندر کتنی آپ ہیومن رائٹس کی بین الاقوامی سطح کے اوپر. آپ لوگ کہتے ہیں جی مذاکرات پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتی ہے اور ہم بھی تیار ہیں، تو آپ لوگ ویسے کیا مذاکرات میں آفر کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں مذاکرات میں پولیٹیکل لوگ تو بہت کچھ گیو ٹیک کر لیتے ہیں. یو ڈیولپ این انڈرسٹینڈنگ. آپ یہ دیکھیں کہ میں خود پارلیمنٹیرین رہا، سینٹ میں رہا، آپ جب مل کے بیٹھتے ہیں، یہ ہمارے اکراس دی مطلب ہے آئل کی دوسری طرف یہ اپنے سارے جتنے ہمارے تحریک انصاف کے بھائی تھے ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشن تھے. بہت سی ہم باتیں بیٹھ کے کرتے تھے. شبلی فراز تھا، محسن تھا، دوسرے تیسرے ستارے. تو میرے خیال میں بیٹھ کے بات کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس کو آگے چلے. آپ جب یہ کہتے ہیں، ابھی آپ جو پڑھ کے اس کی سیف کا سنا رہے تھے کہ بیرسٹر نے یہ کہا، تو آپ یہ جمہوریت ہے کہ ہم توڑتے ہوئے آئیں گے، ہم نکال کے لے کے جائیں گے؟ کیا اس ملک میں عدالتیں کوئی نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے آپ اس طرح کر کے، تو اس کا مطلب ہے آپ ایک اٹیک کرنا چاہتے ہیں نا. تو یہ اٹیک جو ہے یہ تو جمہوری جدوجہد نہیں ہے، یہ تو ایک قسم کی بغاوت ہے سسٹم کے خلاف. اس سسٹم جس کے اندر آپ بھی پروڈکشن آپ کی بھی ہوئی
یہی RTS ڈاؤن کر کے ڈسکا کے اندر آپ نے کیا کیا ادھر کیا, تو یہ ساری چیزیں ماضی میں مستقبل میں نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ریپیٹ کریں, لیکن خدا کے لیے ہیو سم میچورٹی اور بیٹھ کے بات کریں. اور آئی ایم شیور مسلم لیگ نون یا کولیشن گورنمنٹ کین ٹاک ٹو دیم اینڈ کین سالو دی ایشو. اچھا, اتنی بڑی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون بات بھی کر سکتی ہے اور سالو بھی کر سکتی ہے. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. لیکن ظاہر ہے کیسز تو عدالت میں ہیں, تو مسلم لیگ نون کیا آفر کرے گی؟ تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں PTI, یہ بھی تو کوسچن ہے نا. ہاں, یہ سوال تو پھر ان سے پوچھا جا سکتا ہے. بالکل. چلیں جی, کچھ خبر ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں. 9 مئی کے 13 کیسز میں شری مزاری کے وارنٹ منسوخ, عدالت میں پیش ہوتی رہی, میری حاضری کیوں نہیں لگی. ان کی جانب سے سوال اٹھایا گیا شری مزاری کی جانب سے, اور کہ جی ٹائپنگ کی غلطی کے باعث حاضری نہیں لگی, عدالت کی جانب سے بتایا گیا. اور شری مزاری گرفتاری کے وارنٹ منسوخ کیے جاتے ہیں عدالت کی جانب سے. پھر یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے. اچھا جی, اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم ایک چیز ہے نذیر شاہ جس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور وہ ہے یہ کہ کراچی میں گٹکا مافیا کے خلاف ٹاسک فورس کی 3 خواتین اہلکار خود چوری میں ملوث نکلی. یہ بڑی حیران اور پریشان کرنے والی خبر تھی کہ 2.6 ملین روپیز یعنی کہ 26 لاکھ روپے انہوں نے چورا لیے تھے. ایک گھر تھا جہاں سے گٹکا بنایا جاتا تھا, وہاں پر جب چھاپا مارا تو انہوں نے وہاں سے وہ لفظ یوز کیا جاتا ہے خرد برد, شریفانہ انداز میں اور سلینگ میں کہا جاتا ہے چھپڑ کر لیے. ٹھیک ہے, تو 26 لاکھ روپے غائب ہو گئے. اور پھر یہ گزشتہ روز DSP صاحب کی سربراہی میں چھاپا مارا گیا تھا اور 2.5 من کے قریب وہاں سے گٹکا اور دیگر سامان برآمد کیا گیا. اچھا, خاتون کانسٹیبل ہیں ماہرہ, ان کے قبضے 16 لاکھ روپے, 900 سے زیادہ ریال اور کچھ درہم بھی برآمد ہوئے. تو نذیر شاہ سے پوچھیں. نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں. نذیر, بتائیے گا, یہ ساری ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ گئی ہیں. اب جن کہتے ہیں نا لیڈیز کانسٹیبل کو گرفتار کیا گیا ہے, تو ان کے کیا مزید سامنے انکشافات آئے؟ بالکل دیکھیں, IG سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی گئی تھی جس کو پورے سندھ میں خصوصی طور پر اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی جگہ جا کر چھاپا مار کارروائی کر سکتے ہیں اور ڈسٹرکٹ پولیس ان کے کسی کام میں عمل دخل نہیں کرے گی. اسی طرح 2 روز قبل ڈسٹرکٹ ملیر کی ٹیم جس میں عابد فضل جو DSP ہیں, انتہائی قابل افسر ہیں, ان کی جانب سے ٹیم اورنگی ٹاؤن تھانے کے قریب ایک گھر میں پہنچی جہاں اوپر والے پورشن میں وہ لوگ رہ رہے تھے اور نیچے گٹکے مافیا کا کام آرگنائز طریقے سے ہو رہا تھا. اور یہ ٹاسک فورس بنائی بھی آرگنائز کرائم کے خلاف گئی تھی. جب پولیس وہاں پر پہنچی تو انہوں نے جہاں پر مال ضبط کیا تو اسی کے نیچے بھی ایک جگہ موجود تھی جہاں پر جب یہ ٹاسک فورس اہلکار جانے لگے تو گٹکا ماوا کا جو ہینڈلر تھا جو یوسف نونیا اور دیگر کی جانب سے کہا گیا کہ نیچے خواتین ہیں تو وہاں پر آپ نہ جائیں, جس کے باعث جو 3 خواتین اہلکار تھی ارم, شازیہ اور ماہرہ, ان کو نیچے بھیجا گیا. جب یہ وہاں پر گئی تو ان کو پھر وہاں پر رقم نظر آئی تو ماہرہ کو ان 2 لیڈی کانسٹیبل کی جانب سے کور فراہم کیا گیا اور اس کی آڑ میں اس نے وہاں پر 5000 کی نوٹوں کی جو گڈیاں تھی جو مبینہ طور پر 26 لاکھ روپے وہاں سے چرائے گئے, 900 سے زیادہ درہم اور کچھ ریال تھے. سونا چرانے کا بھی الزام ہے ان کے اوپر. جیسے ہی ٹیم وہاں سے روانہ ہوئی ہے تو اس گھر کے دیگر افراد, کیونکہ 2 کو تو حراست میں لے لیا گیا تھا, گرفتار کر لیا گیا تھا, دیگر افراد فوری طور پر رنگی تھانے پہنچے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس طرح خواتین جو اہلکار نیچے آئی تھی ان کی جانب سے چوری کی گئی ہے رقم کی اور 26 لاکھ روپے. تو یہ اطلاع فوری طور پر جو اس کا DSP عابد فضل تھا ان کو دی گئی. عابد فضل نے جہاں دین اینڈ دیئر کی بنیاد پر اسی وقت اپنی ٹیم کو سائٹ پر روکا اور ان خواتین اہلکاروں کی مکمل طور پر جامع تلاشی کروائی تو 16 لاکھ روپے ماہرہ کے پاس سے اور کچھ ریال اور درہم برآمد ہوئے. نذیر شاہ, یہ اپنے تئیں اتنی اہم بات اس لیے بھی ہے کہ جب انہیں انفارم کیا گیا یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوا, یا پھر یہ ہے کہ آپس میں اس کی ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے جیسے کہ کئی مواقع پہ ہوتا بھی ہوگا. ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن جس طریقے سے ایکشن لیا گیا تو وہ بڑا ایک خوشائن چیز ہے اس ایسپیکٹ. بالکل دیکھیں, یہ خوشائن ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ IG سندھ کی جانب سے ٹاسک فورس کا جو ہیڈ ہے صرف انہی افسران کو بنایا گیا ہے جو اچھے شہرت والے یا اچھے افسران جس میں DSP, ASP اور SPs تک شامل ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں جو جرائم کی سرپرستی یا آرگنائز کرائم میں پولیس کی کالی بھیڑیں بھی ملوث ہوتی ہیں اور سب پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو نئے بھرتی ہو کر آنے والے ہوتے ہیں تو شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کام بھی بہت اچھا ہوتا ہے, بعد میں جا کر اگر وہ رنگ میں رنگ گیا تو ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن یہ اچھی شہرت کا حامل افسر تھا جس نے فوری کارروائی کی اور مزید رقم کہاں گئی
दवाई कहीं पर रास्ते में फेंक दी गई या उसमें और कौन कौन मुलविस है, इस हवाले से इन तीनों को मुअत्तल करके तहकीकात की जा रही है। और ये जो वाकया ये एडिशनल IG और DIG तक भी पहुंचा दिया गया था और इस हवाले से मजीद तहकीकात का अमल जारी है जी। रकम फेंक दी थी दीगर एहलकारों ने, तो देखें वो कब मिलती है। थैंक यू सो मच नज़ीर शाह, आगाह कर रहे थे। और एक और अपडेट है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और जी खबर क्या है वो ये है कि तैयारों की कमी और लोड कम होने पर अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क 17 परवाजें मनसूख कर दी गई। इसमें बाकू, बगदाद, मकसद, कोलंबो और दुबई के लिए परवाजें भी मनसूख। तो सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं क्या ये कौमी एयरलाइन की बात हो रही है या फिर निजी एयरलाइंस की बात हो रही है, ये क्या है चक्कर? देखिए बिल्कुल इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है पंजाब में धुंध स्मोक की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरीके से मुतासिर है। तो तैयारों की कमी इस तरह से हो जाती है, अगर एक जहाज लाहौर में फंसा हुआ है उसने कराची से उड़ान भरनी है तो वो जहाज ना होने की वजह से फ्लाइटें ताखिर का शिकार हो रही हैं। तकरीबन 17 से ज़ायद परवाजें इस तरह से मुतासिर हुई हैं, कराची से लाहौर, मुल्तान से दीगर शहरों में जाने वाली। तो इस तरह से ये फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर हुआ है। जबकि लाहौर से कराची जाने वाली परवाज़ों में से कुवैत और कराची से बाकू की परवाज़ें मनसूख हुई हैं, इराक और कराची से बगदाद की परवाज़ मनसूख हुई है, सलाम एयर की कराची से मस्कत की परवाज़ मनसूख हुई है, सरीन एयर की कराची से इस्लामाबाद की परवाज़ें मनसूख हुई हैं। तो इस तरह से ये फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ है पंजाब में धुंध और स्मोक की वजह से। जी चलें जी, थैंक यू सो मच मोहम्मद सलाउद्दीन। अच्छा जी, यहाँ पर आपको ज़रा बता दें कि कल से ये खबर हम देख रहे थे कि शाम से रात से ये मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, और वो है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो कि इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद हैं या नहीं है अभी, आई थिंक आ गए वापस आ गए। तो उनके बेटे हसन नवाज को लंदन में दिवालिया करार दे दिया गया है, बैंक करप्ट करार दे दिया गया है। हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दिया, जिसके लिए उनके वकला ने काफ़ी कोशिशें की और ये अच्छा ही होता है। अच्छा जी, बरतानवी हुकूमत के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स का ये केस है जिसमें दिवालिया करार दिया गया है और टैक्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हसन नवाज की कंपनी से वाजिबात वसूली के लिए केस किया था और इस पर हसन नवाज ने अगस्त 2023 में बरतानवी हाई कोर्ट से रुजू किया। हसन नवाज के वकला ने बरतानवी अदालत में कंपनी को दिवालिया साबित किया। तो लंदन हाई कोर्ट ने रवा साल 29 अप्रैल को ऑर्डर जारी किया और हसन नवाज की कई कंपनियां हैं, ज़ाहिर इस हवाले से अभी मजीद डिटेल्स आना बाकी कि कौन सी कंपनियां हैं। तो ये केस हुआ है जी। चलें ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से 10 बजे आप सबका खैर मकदम है। अशफाक इसाक सत्ती, सदफ अब्दुल जब्बार आपके साथ 9 से 11 बजे तक मौजूद रहते हैं। अच्छा जी, ओवर द वीकेंड बाकी जहां बहुत कुछ हुआ, लेकिन वहां पर 2 इवेंट्स हैं जिनका मैं तस्करा करना चाहूंगा जो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो वो मैच था, फाइट थी बिटवीन माइक टायसन एंड जेक पॉल। उसके अंदर एज एंटिसिपेटेड एज एक्सपेक्टेड इट वेंट द डिस्टेंस, लेकिन माइक टायसन जो है वो बिकॉज ही वाज ओल्ड, ही वाज 58 ईयर ओल्ड, या फिर उनकी कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी क्लॉज थी कि उन्होंने जेक पॉल को ज़्यादा हर्ट नहीं करना। देयर वर सो मेनी रीजंस जिसके ऊपर अभी स्पेकुलेशन हो रही है, लेकिन ही लॉस्ट द फाइट। तो दुनिया बॉक्सिंग जो है वो बड़ी इस पे परेशान थी और जो फैंस थे जो देखना चाह रहे थे द ओल्ड माइक टायसन, वो उनको देखने में नहीं मिला। जो हमारे यहाँ वर्ड होते हैं जिहाद हो गया, तो वो बेसिकली असल में बेसिकली इसमें जो था बाय द वे, ग्लव्स भी बड़े साइज के लिए गए थे, प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी था कि 2 मिनट की फाइट राउंड होंगे, वैसे 3 मिनट के होते हैं, फिर 8 राउंड से वैसे 12 राउंड होते हैं। तो काफी सवाल थे कि जेक पॉल ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो माइक टायसन को जो है वो मौका दें कि वो इनको हर्ट करें। लेकिन 58 इज अ एज यार, आप ये सोचिए एक बंदा 27 साल का है, दूसरा बंदा 58 साल का है, तो बड़ा इससे फर्क पड़ता है। प्लस वो बंदा यूट्यूबर जरूर है लेकिन वो बॉक्सिंग करता है और बड़े बड़े एंडरसन सिल्वा से लेके कई अच्छे बॉक्सर्स के साथ वो ऑलरेडी फाइट कर चुका है। जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने बड़े पैसे बनाए, बहुत पब्लिक थी, बहुत लोगों ने इसकी व्यूअरशिप बहुत पूरी दुनिया में। तो अब फाइट में क्या रखा है जी, फाइट कोई जीते ना जीते, जो भी रहे, नाम बड़े बड़े थे। ये देखें जी, अब बेसिकली हिज लेग्स वर गॉन। अब मतलब एज के साथ होता है, आपकी पंचिंग पावर रहती है, लेकिन जब आप किसी के करीब नहीं पहुंच पाओगे तो फिर क्या होगा। लेकिन एट द एंड ये देखें जी, जेक पॉल वाज द फ्रेशर वन एंड वो बॉक्सिंग को बड़ा सीरियस लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी करंट बॉक्सर से उनका मुकाबला हो तो फिर हम देखेंगे कितने पानी में हैं ये बॉक्सर। अच्छा, एक तो इवेंट ये हुआ था
लेकिन इट वाज सैड टू सी। मतलब कितना शौक से बॉक्सिंग हाँ जी। देखते हैं, मुझे तो बिल्कुल बॉक्सिंग में अच्छा जी, interest पूरी नहीं है। दुनिया में ये देखा। अच्छा, एक तो इवेंट ये था, दूसरा था यूएफसी का मुकाबला हैवीवेट चैंपियनशिप का बिटवीन जॉन जोन्स एंड द स्टिपे मियोचिच। तो उसके दरमियान ये लग रहा था कि जी जॉन जोन्स, जो कि काफ़ी अरसे बाद उनकी वापसी हुई थी, तो शायद वो उस तरह परफॉर्म न कर पाए, लेकिन जॉन जोन्स ने जाके डिसमेंटल किया स्टिपे मियोचिच को। तो अब देखना होगा कि वो टॉम एस्पिनल से फाइट करते हैं या नहीं करते। चलें जी, मैंने अपना जो दे दिया तमाम update। तर जो फेवरेट जो शोज हैं, जो रिंग है और बॉक्सिंग है, उससे निकल के हम जरा यहाँ आते हैं, अब मोटरवे पर आते हैं, अपने लोगों को बताते हैं हमारे मसले जमीनी क्या हैं। हकायक बताते हैं, हमारे जमीनी मसले ये हैं जमीनी जी, हकायक। मसले हमारे क्या है कि जी हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवे M4 को खोल दिया गया है, और जो तर्जुमान मोटरवे हैं वो ये बता रहे हैं कि मोटरवे M5 को भी मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक खोल दिया गया है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी ज़रूरी है। हमेशा आप कोशिश किया करें जब भी लंबे सफ़र पर निकलें, मोटरवे का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यू शुड नीड टू नो, स्पेशली इस सीज़न में जब फॉग भी है, स्मॉग भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए रास्ते क्लियर हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक हाई स्पीड में मोटरवे पे सफ़र हो रहा होता है। तो प्लीज़ ये है कि बिल्कुल सही बात है कि अपने गिरदोनवाह पे, अपने अतराफ़ में आप लोग नज़र रखें, देखें कि क्या हो रहा है और किस तरीके से जो है वो जा रहा है। अच्छा जी, अब आपको ज़रा हम बताते हैं, एक बड़ा अहम नौइयत का मामला है, वो ये है कि बच्चों की परवरिश की हम यहाँ परवरिश का बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी तालीम और तरबियत जहाँ शामिल है, तो साथ साथ पे बच्चों को अब आजकल, बल्कि हमेशा से ही ये एक इशू रहा है कि बच्चों को हिफाजत कैसे करें वो अपनी, इस बारे में उनको आगाह करना, लेकिन एक ऐसे तरीके से कि ज़ाहिर है वो मासूम हैं, बच्चे हैं, उनको उस लिहाज से इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो आज अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दुनिया भर में बच्चों को जो हरासा किया जाता है, जिनसी हरासगी जिसमें शामिल है, इस्तेहसाल उनका किया जाता है, बदसलूकी की जाती है, इससे बचाव की आगाही का दिन मनाया जा रहा है। अच्छा, बच्चों से जो ये सलूक किया जाता है, ये वाक़यात ना सिर्फ गरीब तरक्की पजीर ममालिक बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हम देख रहे होते हैं, और इसमें इजाफा ही वक्त के साथ साथ हो रहा है। रवा साल का बता देते हैं, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोलंबिया में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ हुआ कि गुज़िश्ता साल दुनिया में 8 करोड़ 20 लाख बच्चियों और 7 करोड़ बच्चों को किसी न किसी तरह जिनसी हिरासगी और बदसलूकी का सामना करना पड़ा, और इस हवाले से वालिदैन या बड़ों के अलावा असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ये आगाही, ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन फराहम की जाए, और वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाए ये भी उन्हें बताया जाए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो खौफ का शिकार हो जाते हैं। आजकल के दौर में सदफ वैसे एक चीज़ ये भी है कि आजकल के दौर में जिस तरीके से ये बड़ी एक बारीक सी फाइन लाइन होती है कि किस वक्त उन्हें कितना बताया जाए, किस एज में उन्हें कितना बताया जाए। पड़ोसी मुल्क में वो सुपरस्टार आमिर खान वो एक शो किया करते थे, और उसके अंदर वो तरीक़ेकार से बड़े तरीके से एक्सप्लेन करते थे। तो क्या होना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। कशफ नूर हमारे साथ मौजूद हैं, बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कशफ, ये हमेशा से एक टॉपिक रहा है बड़ा अहम कि बच्चों को हमने एजुकेट करना है ताकि वो अपने अतराफ़ से, इधर उधर से, अपने जानने वालों से, हर किसी से वो महफूज रह सकें, क्योंकि बच्चों के मामले में ज़्यादा खतरा वहीं होता है जहाँ पर अमूमन आपके जानने वाले होते हैं, वो कोई करीबी होते हैं, और बच्चे चूँकि बता नहीं पाते क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि उनके साथ ये प्रोसेस क्या हो रहा है, एक अरसे बाद जाके उन्हें ये समझ में आती है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि किस उम्र में कितना बताया जाए, वो भी इस सूरत में जबकि आजकल आप देखें कि आपका फ़ोन आप देख लें, आप अपने टीवी देख लें, हर चीज़ बहुत आया है, यू नो व्हाट आई मीन। तो ऐसे में कैसे एजुकेट किया जाए बच्चों को, उनके तो कच्चे जहन होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एम आई ऑडिबल? जी। ओके। अच्छा, आपने सवाल किया कि हमें किस उम्र में बच्चों को बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। तो आई थिंक जब बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं, जब बच्चा एटलीस्ट 3 साल की उम्र तक आप पहुँचे, तब तक तो वो हर वक्त आपकी निगरानी में होना चाहिए, उसको आप पे फुल सुपरवाइज करना चाहिए। और जब 3 साल का होता है, जाहिर है फिर उसकी आपने स्कूलिंग स्टार्ट करनी है, उसका फ्रेंड सर्कल बनता है, हर वक्त आप उसको सुपरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन बिफोर दैट यू शुड ट्रेन योर चाइल्ड। टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान आप उसको उसके पूरे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताएं, ना सिर्फ गुड टच और बैड टच। हमारा फोकस हमेशा गुड टच और बैड टच पे होता है। माई पॉइंट इज कि जब आप गुड टच और बैड टच के बारे में सिर्फ बताओगे ना, तो वो ज़्यादा क्यूरियस हो जाएगा। बच्चा जो है ना, वो ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, ह्यूमन नेचर है। एंड इट इज़ क्वाइट वेग टर्म, गुड टर्म। फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। एग्जैक्टली।
हम जब गुड टच और बैड टच की बात करते हैं ना, तो हम पहले उनको अपने सारे बॉडी पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द आईज, नोज, लिप्स, आर्म्स, हैंड्स, फुट, एवरीथिंग, हमें उस सब के बारे में उनको सब कुछ बताना पड़ेगा, पर्पस बताना पड़ेगा कि आपकी ज़ुबान का क्या पर्पस है, आपके कान का क्या पर्पस है, एंड देन वी विल मूव टू द प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ताकि उनको ना तो उनके अंदर कोई ऐसी क्यूरोसिटी आ जाए जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे किसी और तरीके से, गलत तरीके से इंफॉर्मेशन को लेना चाहें। आप अगर उनको खुद अपनी सुपरविजन में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दोगे ना, तो वो उनकी क्यूरोसिटी भी ख़त्म हो जाएगी, एंड इन दैट वे आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ तक आपने बात की थी कि हम उनको बताएं कैसे, बचाएं कैसे, उसके लिए भी हमें ना अपने बच्चों को ना बहुत पहले से ही बताना शुरू कर देना होता है कि कब किस पॉइंट पे उन्होंने अपने पेरेंट्स से इस बात को डिस्कस करना है। पेरेंट्स से, बड़े भाई से, बड़ी बहन से, टीचर से। हमारे पास ना जब सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो पेरेंट्स की तरफ से नहीं होते हैं, वो टीचर्स की तरफ से होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम अपना टीचर के साथ गुजार रहा होता है। तो पेरेंट्स की तरफ से तो उतने हमारे पास नहीं आती हैं। सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करता है ना, वो टीचर करता है। टीचर चाहे 30 की क्लास है, चाहे 50 की क्लास है, वहाँ पर वो अपने उस स्टूडेंट को पहचानता है। वो देखता है कि कब कैसे आइडेंटिफाई होता है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। बिहेवियर चेंजेस, ओके, देयर आर सर्टेन साइंस, वार्निंग साइंस जिनको हम कहते हैं, वो फिजिकल भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, बिहेवियरल भी होते हैं। फिजिकल में बच्चा कंप्लेंट्स, पेन रिपोर्ट करता है, मुझे दर्द हो रहा है। हमने उसको बहुत सीरियसली लेना होता है, कहाँ दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है। बच्चा बहुत रेयर होता है कि वो झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है, उसके लिए भी फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन देन इमोशनल साइंस में बच्चा डरना शुरू हो जाता है, बच्चा रात को घबराता है, उसको क्लास में बैठा हुआ है, उसका क्लास में ध्यान नहीं है, ही स्कैर्ड, ही और शी इज स्कैर्ड, तवज्जो नहीं दे पा रहा, टीचर कुछ बता रहे हैं वो इधर उधर देख रहा है, वो उसका पढ़ाई में लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, किसी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो टीचर फिर ऑब्वियसली जब चेंज एक बच्चे में आता है तो वो उन वार्निंग साइंस की बेसिस पे वो रिपोर्ट करती है, वो पेरेंट्स से फिर डिस्कस करती है। अब तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, हर स्कूल में, मतलब मोस्टली स्कूल्स में देयर आर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, देयर आर साइकोलॉजिस्ट। कशिफ, आई थिंक हमें पहले तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि आपकी जो ये फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है, जो आपकी फिजिकल स्पेस है, इसके अंदर कोई स्ट्रेंजर नहीं आना चाहिए। आपकी फैमिली मेंबर में सिवाय आपके पेरेंट्स के, आपके सिबलिंग्स के, कोई और इस फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में नहीं आना चाहिए। कोई आपको टच ना करे, कोई आपका हाथ ना पकड़े, किसी के साथ आप जाएं ना, कोई आपको कोई चॉकलेट ऐसी बातें कुछ ऑफर करे, आप खास तौर पे, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इवन अगर कोई आपको ये कहे कि मुझे आपके मम्मा ने भेजा है, मुझे आपके पापा ने भेजा है कि मैं आपको स्कूल से ले आऊँ या मैं आपको फला जगह पहुँचा दूँ, तो उस पर भी यकीन नहीं करना है। हमें शायद स्टार्ट इससे करना चाहिए। व्हाट डू यू से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, यू आर राइट। हमें सबसे पहले तो बच्चों को ना बताना चाहिए, नॉट जस्ट ओनली स्ट्रेंजर्स, फैमिली मेम्बर, हर बंदा जो आपके वालिद, वालदा या आपकी बड़ी बहन या बड़ा भाई नहीं है, फिर वो चाहे आपका ड्राइवर है, फिर वो चाहे आपका चाचू, मामू, ताया, कोई भी है, ठीक है, आपको उन सबसे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। आपको आपके बच्चे को ये एजुकेट करना है कि आप दिस इज़ द बाउंड्री, और कौन सा बंदा आपने अलाउ करना है। अब जैसे आजकल क्या नाम है, बच्चे अपने ड्राइवर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि पिक एंड ड्रॉप वही दे रहे होते हैं, पेरेंट्स आर वर्किंग। देन घर में जब वो आते हैं तो देर आर मेड्स, तो हमें उनको उनसे प्रिवेंट भी करना है। हम अगर हमने किसी को रख लिया है घर में काम के लिए, ड्राइवर किसी को रख लिया है, तो हमें बच्चों को बताना है कि स्टिल हमने ऐसा नहीं कहा कि आप उनके साथ जा रहे, इसका मतलब है दे कैन यूज यू, दे कैन टच यू, दे कैन एक्सप्लॉइट यू, whether it's a male or female, it doesn't really matter. बिल्कुल, एग्जैक्टली, वेदर इट्स अ फीमेल और मेल, आपने हर बंदे से अपनी एक बाउंड्री सेट रखनी है। और अगर कभी कोई उस बाउंड्री को क्रॉस करता है, चाहे एक्सीडेंटली करता है चाहे ये, तो आपने अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट करना। अच्छा कशिफ, जो आई थिंक कशिफ, एक चीज़ इसमें मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर हम जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें 26 मिलियन के करीब बच्चे या इससे ज़्यादा नंबर होगा जो स्कूल नहीं जाते। तो ज़ाहिर है कि हमें उनकी प्रोटेक्शन की भी बात करनी है, क्योंकि स्कूल गोइंग, फिर जब आप स्कूल गोइंग बच्चों के हवाले से ये कहती हैं कि मोस्टली बच्चों के स्कूल्स में अब चाहे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है। कम से कम कराची में
परसेंटेज की बात करें तो 30% जो स्कूल्स होंगे वहाँ पर हो सकता है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स हों, या 20% भी नहीं होंगे। पंजाब में हो सकता है, सूरत हाल मुख्तलिफ, कराची में ऐसा नहीं है। तो उनको किस तरीके से अपने आप को डील करना है, वहाँ पर पेरेंट्स का रोल क्या है। और ये जो बच्चों को, सदफ ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो आओ तुम्हें चीज़ दिलाऊं, बच्चा बाहर घूम रहा है, जो इगवा के वाक़यात हमने देखे, आओ तुम्हें चीज़ दिलाऊं, आओ ये खा लो, आओ वो खा लो, वो तरीके का, इसकी कैसे नफ़ी करें? जब बच्चे को आपने पहले दिन से ये बात सिखाई होगी कि आपने किससे कौन सी चीज़ लेनी है, किससे कौन सी चीज़ नहीं लेनी है, तो वो पहले दिन से ही उस बाउंड्री को सेट कर लेगा। उस पहले दिन से अगर आपने उसको बताया है कि ये चीज़ दिलाने का उनका मकसद क्या होता है, वो आपको क्यों चीज़ दिलाने, कोई आपको चीज़ दिला रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका फ्रेंड बन गया है या वो आपका दोस्त। अगर किसी ने चीज़ देनी है ना, एजुकेट योर चाइल्ड कि वो आपको पेरेंट्स के सामने दे, भाई के सामने दे, बहन के सामने दे, मदर के सामने दे, फादर के सामने दे। बाहर कोई भी आपको दे रहा है ना, तो उसका पर्पस कुछ और है, वो आपके साथ फ्रेंडली उसका होना बनता ही नहीं है। अगर वो फ्रेंडली हो रहा है तो देयर इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, फिर आपने अलर्ट हो जाना है, ये आपने बच्चे को सिखाना है। जहाँ तक बात है स्ट्रीट चिल्ड्रन की जो स्कूल गोइंग नहीं है, उनका ये है कि उनके भी अगेन हम जो वर्किंग क्लास है, जो एजुकेटेड क्लास है, हमारे घर में बहुत से ऐसे मेड्स सर्वेंट्स आते हैं, ठीक है, जो खुद एजुकेटेड नहीं हैं। हमारा काम है कि हम जो खुद सीखते हैं हम उन तक पहुंचाएं। हम अपनी तरफ से अब कम्युनिटी अवेयरनेस कर रहे हैं, मास अवेयरनेस कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लेकिन अगेन वो एक जो बच्चे, वो एक जो एक क्लास है, वो इस सबसे दूर है। लेकिन आप बात करिए कश्यप एजुकेटेड की, यहाँ पर एजुकेटेड होकर भी लोग, पढ़े लिखे होकर भी लोग, बच्चों का इस्तेसाल जब वो खासतौर पे काम या किसी पेशे से वाबस्ता हो जाते हैं, हम वहाँ पर होते हुए देखते भी हैं। और वो बच्चे बिकॉज उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, गुर्बत इतनी है, बोल नहीं पाते, उन्हें लगता ही नहीं कि उनके साथ इस्तेहसाल हो रहा है। पहली बात तो ये, दूसरे वो बोल नहीं पाएंगे, वो कहीं कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पूरा एक सिस्टम बनना चाहिए। और जो बात हम बच्चों को गुड टच बैड टच की करें, आई थिंक इस पर बाकायदा स्कूल्स में चैप्टर्स होने चाहिए, इस पर क्लासेस होनी चाहिए, बच्चों को टीचर आगाह करे कि गुड टच क्या है और बैड टच। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था कश्यप, ये जो हमारा जो पहले ये है कि टीवी देखने पर कंट्रोल होता था, जब सिर्फ टीवी हुआ करते थे, टाइमिंग्स होती थी कि जी कार्टून नेटवर्क कब देखना है, क्या है, और टीवी पर भी काफ़ी सेंसर होके चीज़ें आती थी। अब तो दुनिया पूरी आपके सामने खुली है, आप कुछ भी देख सकते हैं, कोई सीज़न देख लें, कोई ड्रामा देख लें, कोई एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसका इम्पैक्ट बच्चों के मासूम जहनों पर क्या पड़ता है, और इन चीज़ों को किस तरीके से आप उसको इस पर नज़र रख सकते हैं? इज़ दैट इवन पॉसिबल? अगर हम बात करें मीडिया की कि बच्चों का एक्सपोजर जो है वो हमने, एक सेकंड, आई थिंक मेरा माइक उतर गया है। ठीक है, आप अब लगा लीजिए। वैसे आपकी आवाज़ हमें आ रही है। We can hear you, but she needs to listen. अच्छा, आप सुन नहीं पाएंगे, ठीक। जी कश्यप। जी कश्यप। ओके, एम आई ऑडिबल? जी जी, यू आर। ओके, सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? मेरा सवाल ये था कि आजकल जिस तरीके से एक्सपोजर है, भले वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, ड्रामास हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, आपके टीवी हो, या उसके ऊपर कोई भी आप चीज़ लगाते हैं, तो हर चीज़ बहुत आया है। पहले ये है कि टाइमिंग सेट हुआ करती थी कि इस टाइम टीवी देखना है, इस टाइम ये करना है। आजकल आपके गैजेट्स पर कोई सेंसरशिप नहीं है, तो किस तरीके से बच्चों को वहाँ से अपने महफूज रखें आप, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है उनके हम लोग ना, अच्छा ओके, जब हमने बात करनी है ना बच्चों के एक्सपोजर की, कि हमने उसे कंट्रोल किस तरह से करना है, मॉनिटर किस तरह से करना है, उसमें तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेरेंट्स ही अगर उनको एक गैजेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इट कैन बी लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी, अगर पेरेंट्स ही प्रोवाइड करें तो पेरेंट्स शुड सुपरवाइज दैट। उनकी हिस्ट्री देखें, बच्चा कौन सा कंटेंट देख रहा है वो देखें। अब तो किड्स यूट्यूब है, लेकिन अगेन आपको उनके साथ बैठ के मॉनिटर करना है कंटेंट क्या देख रहे हैं। ऐसे आप उनको अगर अंडर विदाउट सुपरविजन अगर आप उन्हें कोई भी गैजेट दे दोगे, देन अगेन उसके फिर कॉन्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के हैं। आप फिर उसके कॉन्स उसको ज़्यादा खुद दे रहे हो। चलें जी, थैंक यू सो मच कश्यप नूर फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे साथ मौजूद रहीं। तो मकसद ये होता है, बेसिकली इट्स अ डिस्कशन का मकसद ये होता है ताकि जो लोग आप टीवी स्क्रीन्स के उस पार हमें देख रहे हैं, उनको ये पता लगे कि ये एक बड़ा सीरियस मसला है, और अगर आपका बच्चा आके आपको कोई भी बात बताता है तो उसकी बात को सीरियस लें, उसको समझें कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। और ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की तरबियत में बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल, और बच्चे जो है उसके मूड का भी काफ़ी आपने ध्यान रखना होगा कि वो क्यों खौफ का शिकार है, वो क्यों खामोश है। तो ये बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। चलें जी, अब ज़रा इसी से कुछ मुतालिक आपको बता देते हैं
کہ برطانوی میڈیا کے مطابق عراق، لیبیا، سنگاپور اور گھانا، منگولیا اور پرتگال کے سفارتکاروں پر بچوں کی فحش تصاویر رکھنے اور نازیبا حرکات کا الزام ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ سنگین جرائم میں ملوث ان افراد کی سزا 1 سال یا اس سے زائد قید ہو سکتی ہے، صرف 1 سال۔ ان ملزمان پر بغیر انشورنس گاڑی چلانے اور جنسی حملوں کے الزامات بھی شامل ہیں۔ برطانیہ میں تقریباً 26,500 افراد کو سفارتی یا بین الاقوامی تنظیموں سے متعلق استثناء حاصل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم یہ بات کریں، یہ جو معاملہ ہے یہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ کون ایجوکیٹڈ ہے کون ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ میرے خیال میں کوئی سنگین قسم کے مسائل ہیں ان لوگوں کے ساتھ، نفسیاتی یا پھر ویسے، اور باقی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں تعلیم بھی ان کا کچھ نہیں بگڑ پائی۔ This is nothing to do with the education اور تعلیم یا آپ کی تعلیم نہ حاصل کرنے۔ This is very concerning۔ اب دیکھتے ہیں جی اس پر ہوتا کیا ہے، لیکن سزا بڑی اس پہ کم ہے۔ سو یہ ایک سزا ہو بھی جائے تو بڑی بات ہے، کیونکہ انہیں استثناء بھی حاصل ہے۔ بہرحال جی ان کے ملکوں میں ان کو رپورٹ کرنا چاہیے اور پھر تصویریں لگانی چاہیے۔ اچھا، جعلی رسیدوں کا کیس ہے جی، بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی عبوری ضمانتوں میں 7 دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ خبر اب سے کچھ دیر پہلے ہمیں موصول ہوئی۔ اچھا، اسلام آباد سے یہ خبر ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان درخواستوں میں سماعت ایڈیشنل سیشن جج ویسٹ محمد افضل مجوکا نے کی۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پیش نہ ہوئے، حاضری استثناء کی درخواست جمع کرا دی ہے اور پروسیکیوٹر اور تفتیشی افسر نے عدالت سے رسیدوں کی تصدیق کے لیے وقت مانگا ہے اور سیشن کورٹ میں اس کیس کی سماعت 7 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ چلیے جی، تو یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور اسلام آباد کے جی مختلف تھانوں میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 62 مقدمات درج ہیں اور پولیس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے۔ حسین احمد چودھری مزید تفصیلات دے رہے ہیں، بتائیے گا جی۔ جی دیکھیے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد کے میں جو تھانے ہیں اس میں 62 مقدمات جو ہے وہ درج ہیں۔ اس حوالے سے ڈی ایس پی لیگل نے عدالت کو آگاہ کر دیا ہے۔ گزشتہ سماعت پر رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائی گئی تھی، تاہم کہا گیا تھا کہ ہمیں مزید وقت دیا جائے تاکہ مزید جو ہے وہ پیش رفت سے آگاہ کیا جائے۔ آج ڈی ایس پی لیگل نے عدالت کو بتایا ہے کہ وہی 62 مقدمات ہی درج ہیں جس پہ ارباب طاہر نے سماعت کی ہے اور عدالت نے رپورٹ جمع ہونے کے بعد کیس نمٹا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ آپ کا حسین احمد چودھری۔ اچھا جی، ایک اہم ترین مسئلہ جس سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گھر والے کوئی بھی نہ گزرتا ہو، وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ادویات لے کے آتے ہیں، بھلے وہ سر درد کی ہو، بخار کی ہو یا کسی بھی مرض کی ہو۔ موسٹلی ہمارے پاس ایک میڈیکل باکس گھر میں ہوتا ہے جس میں دوائیاں پڑی ہوتی ہیں۔ اچھا، کئی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایکسپائری ڈیٹس ہوتی ہیں لکھی ہوئی اینڈ میں یا شروع میں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس پتے کو کاٹ کے جب رکھتے ہیں یا پتا پرانا ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہے۔ وہ جو اسٹرپ ہوتی ہے، اور وہ اسٹرپ بالخصوص جو وہاں پر لوگ ہوتے ہیں جو عمر رسیدہ ہوں تو ان کے لیے ویسے بھی وہ ایکسپائری پڑھنا، ایون ہمارے لیے بھی پڑھنا صدف وہ آسان کام نہیں ہوتا، فیڈ بھی ہو جاتی ہے۔ دوسرے اگر وہ جو باکس آ رہا ہے، اگر آپ کے پاس باکس نہیں، آپ نے ایک اسٹرپ یا 2 اسٹرپ لیے تو اس اسٹرپ کے پیچھے تو نہیں لکھی ہوتی ایکسپائری ڈیٹ، کیونکہ جو باکس ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بیشتر لوگ میجورٹی جو ہے وہ جا کر 1 اسٹرپ 2 اسٹرپ یہ خرید لیتے ہیں، تو انہیں کیسے پتا چلے گا؟ لیکن ہم یہاں پہ یہ بات کرنا چاہیں گے کہ جامعہ کراچی کی طالبات ہیں، انہوں نے اس مسئلے کا ویسے حل ڈھونڈا ہے اور کیا مسئلہ ہے، مسئلہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ وہ ایسی پیکیجنگ انہوں نے متعارف کروائی ہے جس میں انڈیکیٹر لگا ہوا ہے، جس کا رنگ جیسے ہی گولی یا میڈیسن جو ہے وہ ایکسپائر ہوگی تو وہ جو اسٹرپ ہے، جو پیکنگ ہے، اس کا رنگ چینج ہو جائے گا، جس سے پتہ لگانا ممکن ہوگا جی کہ ایکسپائر ہو گئی ہے، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا یہ جاننا ضروری ہے۔ یہ پہلے کہا جاتا تھا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، انسان کیسے کیسے، اب دوائیاں بھی رنگ بدلیں گی۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عریشہ آصف، بشرا اسرا اور اقرا خان، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ عریشہ جی، اور عریشہ آپ سے آغاز کرتے ہیں، ذرا بتائیے گا یہ کس طرح ہوگا، کیا سائنس ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، انڈیکیٹرز پہلے سے ایگزسٹ تو کرتے ہیں، ہم لوگوں نے فوڈ انڈسٹری کے اس انڈیکیٹر کو انوویٹ کرا ہے اپنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو ایکسپائری لکھی ہوتی ہے، بٹ جیسا آپ نے کہا کہ اس کے دیگر مصلحت ہیں کہ کبھی کبھی نہیں دیکھ پاتے لوگ، کبھی کبھی وہ کٹ کے بکری ہوتی ہے۔ تو کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اسٹوریج کنڈیشنز مینٹین نہیں کرتے لوکل فارمیسیز میں یا اپنے گھروں میں، ہم لوگ اپنی مرضی سے اس کو کسی آسان سی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، تو وہ اگر اسٹوریج کنڈیشن صحیح مینٹین نہ ہونے کی وجہ سے ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے بھی دوا ڈیگریڈ ہو سکتی ہے، اور کچھ ایسی بھی دوائیاں ہوتی ہیں جس میں ٹاکسک میٹابولائٹس بھی پروڈیوس ہوتے ہیں۔
تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ریئل ٹائم میں اس چیز کو مانیٹر, اس ڈیگریڈیشن کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک انڈیکیٹر لگایا ہے. اچھا, جو ریئل ٹائم میں مانیٹر. ایک چیز یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایکسپائر ڈیٹ پہ بلکہ اس سے پہلے بھی اگر اس کو صحیح سے شیلف لائف اس کی مینٹین نہیں کی گئی تو وہ, کیونکہ اس سے پہلے یہ جو پولیو ویکسینز ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ طریقہ کار اس طرح کا کچھ ہے, کلر چینج ہو جاتا ہے. آپ ذرا یہ بتائیے گا اقرا کہ اس کے اندر پھر کیا ہوگا, ہر اسٹرپ پہ یہ انڈیکیٹر لگا ہوگا یا کس طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے گا؟ جی بیسیکلی ہم نے ہر اسٹرپ کے اوپر ایک کمپارٹمنٹ انٹروڈیوس کروانا ہے جس کے اندر انڈیکیٹر جو ہے وہ فل ہوگا, اور اگر اسٹوریج کنڈیشنز پراپر مینٹین نہیں رکھی گئی ہیں جن کے اندر ڈرگ جو ہے وہ پراپر رہے گی, اگر اسٹوریج کنڈیشنز کے اندر ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی اگر نارمل رینجز سے ابو جا رہی ہے تو کیونکہ ڈرگ ڈیگریڈ ہو سکتی ہے تو اسی ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی کے اوپر انڈیکیٹر بھی اپنا رنگ بدل دے گا. تو ہمیں یہ جو ہے اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی ہو جائے گی کہ ڈرگ کو ایک ایسی جگہ پر رکھا گیا ہے جہاں ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی یا لائٹ وغیرہ پراپر نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے. لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ ایک سمپل سی چیز, مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو پورے اسٹرپس لے کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی سر کا درد ہو رہا ہے 2 گولی دے دو یا 4 گولی دے دو, تو اس کے اندر تو وہ رشتہ ان کا آپس میں منقطع ہو گیا, 4 گولیاں الگ چلی گئیں 4 الگ چلی گئیں, تو ان کو تو پتہ نہیں لگ پائے گا ویسے اس طرح سے. یہ اصل میں غلط پریکٹس ہے, اس طرح کاٹ کے اسٹرپس نہیں دینی چاہیے, بہت غلط ہے. اور اگر آپ دے رہے ہیں تو اس پہ ایکسپائری آپ لکھیں اور پھر آپ اس کو دیں, بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے, یوزولی لوگ کاٹ کے دے دیتے ہیں. بٹ اس میں ایک یہ بھی ہوگا کہ اگر پیشنٹ کو پتہ ہوگا کہ یہ اسٹرپ انڈیکیٹر کے ساتھ آتی ہے اور اس انڈیکیٹر یہ چیز کی گارنٹی دے رہا ہے کہ اس کی کوالٹی مینٹینڈ ہے, تو پھر وہ کوشش کرے گا کہ میں اس کے ساتھ ہی لوں, کوئی مطلب اس پر کمپرومائز کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا, آئیڈیا بہت اچھا ہے لیکن اس کو پریکٹیکل کیسے بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ کمپنیز جو ہیں وہ تو بڑی ابھی آلریڈی ایک سسٹم کروڑوں روپے لگا کے جی پیکیجنگ کر رہی ہیں, ان کے انہوں نے بڑا ڈیزائن لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے, یہ کتنی کاسٹلی ہو جائے گا اور یہ کیسے ایک دم سے پورا شفٹ ہوگا اس طرح پوری فارمیسی انڈسٹری؟ یہ اتنا کاسٹلی نہیں ہوگا, انڈیکیٹرز کی پرائس اتنی زیادہ نہیں ہوتی. جیسے ہم لوگ کالجز میں اور یونیورسٹیز میں انڈیکیٹرز یوز کرتے ہیں تو ہماری یہ فرسٹ پرائیورٹی ہے کہ کاسٹ افیکٹو ہو. دوسرا یہ کہ اس سے کمپنیز کو اس طریقے سے فائدہ ہوگا کہ کمپنیز کو بہت ساری اپنی پروڈکٹ ڈیگریڈیشن کی وجہ سے ریکال کرنی پڑتی ہے, تو وہ ان کو یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ کس لوکل فارمیسی میں پرابلم ہوئی ہے اسٹوریج کی, اور پھر وہ صرف وہی والی پروڈکٹ ریکال کریں گے, پورے ملک سے ان کو ریکال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا تو ویسے اس کے لیے آپ لوگوں نے کسی سے رابطہ کیا کہ جی ہم نے یہ طریقہ کار تیار کیا ہے, دنیا میں کئی جگہ پہ رائج بھی ہے, تو آپ اس کو انکارپوریٹ کریں؟ اصل میں ہم لوگ ابھی ان پروسیس ہیں, ہمارا تھیوریٹیکل ورک ہو گیا ہے لیکن اب اس کو لائک کلینکل اسٹڈیز جو ہوتی ہیں اسٹیبلٹی اسٹڈیز اس کے اندر ہیں, تو اگر ہم وہ کمپلیٹ کر لیں گے دین وی ول پیٹن اٹ, اور اس کے بعد اگر کمپنی سے ہمارا کوئی کنیکشن بن جائے تو اٹس بیٹر کہ وہ ہمارا آئیڈیا چوز کریں, اور اس کو کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر چاہ رہے ہیں کہ جو ہائیلی کاسٹک وہ ہوتے ہیں نا پیرنٹرز, جیسے انسولن ہے یا پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں انجیکشن پہ بھی معلوم ہو سکے, کیونکہ وہ ہوتی ہے کولڈ اسٹوریج کی, اور ان کو اگر اس کولڈ اسٹوریج سے آگے پیچھے فلکچویٹ ہو گئے تو وہ غلط ہو جائیں گے, کیونکہ پہلے سٹارٹ میں جو کہ مہنگی چیزیں ہوں آپ خرید کے لا رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی ایفیکیسی کیا ہے, تو پہلے ان کے اوپر باقی. اور اگر ایک چیز آلریڈی لیکس میں تو اس کے اوپر اگر کچھ ایون اگر تھاؤزنڈس کا بھی انکریمنٹ لگتا ہے اس کی کاسٹ میں, تو وہ مطلب کمپیریٹیولی تو ٹھیک ہے نا, ایک چیز آپ اس کے اندر لگا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کولڈ اسٹوریج جو ہے وہ مینٹین نہیں رہی, اور آپ کی جو ڈرگ ہے اسپیشلی ویکسینز پہ بھی یہ کافی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ پیرنٹرز اگر ان کی کولڈ اسٹوریج مینٹین نہ ہو, زیادہ ہو جائے تو وہ کرسٹلائز ہو جاتے ہیں, اور ہم کرسٹلائز جو ہے وہ ڈائریکٹ آئی وی میں دے رہے ہیں, تو وہ اس سے ہماری باڈی کے اندر بہت افیکٹ ہوگا. اس لیے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کو زیادہ تر پیرنٹلس کے اوپر لے کر آئیں, لیکن ان پروسیس ہے تو ہم ٹیبلٹس کے اوپر بھی لے کر آئیں گے. اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر ڈریپ سے بھی ظاہر ہے کہ اس کی منظوری ہمارے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی تو وہی ہے, وہ ان سے اپروول چاہیے. ایف ڈی اے تو انٹرنیشنل ہی ہے. جی جی. اس کا طریقہ کار کیا کچھ بتایا گیا آپ کو کہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ پہلے آپ یہاں سے اس فارمولے سے کلینکل معاملے سے آگے نکل کے اگر بڑھیں گے تو پھر تو کر پائیں گے. جی بالکل, ہم اپنے ٹیچرس کے سپرویژن میں کام کر رہے ہیں, تو پھر اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو ان کے تھرو ہی ہم اسے جو ہے وہ اپروو کروائیں گے, ڈرائیو کے تھرو بھی, اور پھر ہم کمرشلائز کریں گے اسے. ان کے کنیکشنز ہیں ان لوگوں سے. اوکے چلیں جی, تھینک یو سو مچ عریشہ, تھینک یو سو مچ اقرا, تھینک یو سو مچ بشرا, آپ تشریف لائیں. آئیڈیا بہت اچھا ہے جی, اور آئی ایم شیور کہ اس کے کام ہوگا, بیکاز یہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. خاص طور پہ آپ سوچیں آپ اتنی مہنگی دوا کوئی لے کے آ رہے ہیں, اور جب آپ لے کے آتے ہیں اور پتہ چلے کہ آپ نے یوز بھی کر لی اور اس کا یا پھر کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہ ہو یا پھر نیگیٹو امپیکٹ ہو, تو پھر کیا فائدہ, پیسے بھی ضائع اور نقصان بھی اور جان کا خطرہ بھی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس پہ کام کیا جائے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں.
लाइफ में लगेगा इंक्रीमेंट जब बचत होगी विद यांगो। हर रूट पे सबसे कम रेट गारंटी। यांगो, लोएस्ट प्राइस गारंटी। ये जिम्मेदारी अब आपकी। यस योर रॉयल हाइनेस। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। टस्कन की असली वजह डिहाइड्रेशन, इसीलिए मैं यूज करती हूँ बॉन्ड स्किन इंस्टीट्यूट की सुपर लाइट जेल हाइलुरोनिक एसिड के साथ, जो अंदर से स्किन को 200% हाइड्रेट करे ताकि मिले वाटर फ्रेश ग्लो। मिरेकल्स हैपन। मानो कैसी फिकर। ये जिद्दी दाग। आंटी सर्फ एक्सेल है ना? नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींच निकाले हर तरह के जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना। सर्फ एक्सेल है ना? पराठा पार्टी करूंगा, सैंडविच से पेट भरूंगा। अरे मारे गए। कनौर नूडल्स के 4 पैक्स अब सिर्फ 199 रुपए में। होगा 199 रुपए का, मुझे क्या। ऐप से नहीं, आप ही से पूछो। सिया गोल्ड ब्यूटी क्रीम, चेहरा ऐसा शफाफ, बता दी साफ साफ। सिया गोल्ड ब्यूटी क्रीम। पॉन्ड्स स्किन इंस्टीट्यूट का नया पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, जिसमें है नायासिनामाइड, विटामिन B3। ये डीप क्लेंस करे, दे 4x ब्राइटनिंग, ताकि आपको मिले अल्टीमेट ब्राइट स्किन। पॉन्ड्स, मिरेकल्स हैपन। राबिया का बेस्ट फ्रेंड, उसका कैमरा। वाव! और कितना खींचोगी? अम्मी, दुनिया को पाकिस्तान की अलग तस्वीर दिखानी है, उसकी खूबसूरती की। जब तक दिखाऊंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। मैं इसके ख्वाबों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, जरासीम को भी नहीं। इसीलिए लाइफ बॉय। बड़े ख्वाबों को दें लाइफ बॉय की बड़ी हिफाजत, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। अम्मी, मेरी पाकिस्तान की तस्वीर जीत गई। आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान, एन इनिशिएटिव ऑफ ARYB ग्लोबल, जिसका मकसद है सेहतमंद पाकिस्तान, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सबके लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका कल और आपके कारोबार की तरक्की के लिए पर्सनल और बिजनेस सपोर्ट, एजुकेशन नेवर स्टॉप्स, जो आपको महारत, माली आज़ादी और खुद इनिसार बनने का मौका देता है। मजीद तफसीलात और रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें www.aryBglobal.com। पेश है नई लिप्टन येलो लेबल, और अब पाएं 100 ग्राम्स फ्री, यानी 50 एक्स्ट्रा कप्स सिर्फ आपके लिए। टस्कन की असली वजह डिहाइड्रेशन, इसीलिए मैं यूज करती हूँ बॉन्ड स्किन इंस्टीट्यूट की सुपर लाइट जेल हाइलुरोनिक एसिड के साथ, जो अंदर से स्किन को 200% हाइड्रेट करे ताकि मिले वाटर फ्रेश ग्लो। मिरेकल्स हैपन। मानो कैसी फिकर। ये जिद्दी दाग। आंटी सर्फ एक्सेल है ना? नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींच निकाले हर तरह के जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना। सर्फ एक्सेल है ना? सिर्फ क्रीम नहीं, पाकिस्तान की नंबर 1 सिरम क्रीम। इसका एडवांस्ड मल्टीविटामिन सिरम गहराई तक जाए, दाग धब्बे घटाए और रोजाना इस्तेमाल दे 3 गुना ग्लो। 1, 2, 3 गुना ग्लो। ग्लो एंड लवली। करशी जौहर जो शानदार एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ का दिन में 2 बार यूज रखे आपको स्मॉग के असरात से महफूज। मिक्स करो, सिप करो, नज़ला जुकाम और स्मॉग के असरात को फिक्स करो। पॉन्ड्स स्किन इंस्टीट्यूट का नया पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, जिसमें है नायासिनामाइड, विटामिन B3। ये डीप क्लेंस करे, दे 4x ब्राइटनिंग, ताकि आपको मिले अल्टीमेट ब्राइट स्किन। पॉन्ड्स, मिरेकल्स हैपन। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन E का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करी शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। अच्छा जी, यहाँ पर खेल की दुनिया से बड़ी अहम खबर ये है कि स्क्वाश में जहांगीर खान जूनियर ने मलेशियन मास्टर्स स्क्वाश चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया है और इवेंट में मुख्तलिफ कैटेगरीज शामिल की गई थी। जहांगीर ने अपनी कैटेगरी के फाइनल में टॉप सीड मलेशिया के इब्राहिम गुल को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दी है। जहांगीर ने 2 साल पहले भी मलेशियन मास्टर्स में हिस्सा लिया था, लेकिन चांदी का तमगा हासिल किया था। इस बार उन्होंने हिसाब
چکتا کر دیا اور کامیاب رہے اور ٹائٹل جیت گئے. تو ہم بات کر لیتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم. جہانگیر خان جونیئر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ بردر فار جوائننگ اس اینڈ کنگریچولیشنز. جی آپ نے حساب چکتا کیا, لیکن یہ بتائیں کون سی کیٹیگری تھی جس میں آپ نے کمپیٹ کیا تھا اور کیسا رہا آپ کا مقابلہ ابراہیم سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں تھینک یو کہتا ہوں اے آر وائی والوں کا کہ انہوں نے جو مجھے لائیو لیا, اور میں نے جو ایشین ملیشین ماسٹر اسکواش چیمپئن شپ میں 40+ کیٹیگری میں نے جو ہے یہ ٹائٹل جیتا ہے. اوکے, تو یہ مجھے بتائیں کہ ابراہیم کے ساتھ آپ کا مقابلہ رہا, ہی واز اے ٹاپ سیڈ پلیئر, تو دل میں یہ تو ہوگا نا کہ بڑا مشکل ہو سکتا ہے, یا پھر کس طریقے سے کیسے آپ نے اپنے آپ کو, اور 2 سال پہلے آپ چاندی کا تمغہ حاصل کر پائے تھے, تو اس دفعہ آپ نے اس فیئر کو کیسے اوور کم کیا؟ جی لاسٹ ٹائم جو ہے یہ لاسٹ ٹائم کے ونر تھے, اور اس دفعہ جو ہے میں ظاہر سی بات ہے ٹاپ سیٹ سے کھیل رہا ہوں تو تھوڑا سا ڈرا ہوا بھی تھا, گھبرایا ہوا تھا, لیکن میں نے میچ میں جانے سے پہلے میں نے اپنے آپ سے بات کی. اچھا, کہ بھائی میں نے کیسے پلان کیا, میں نے پلان کیا مجھے کیسے کھیلنا ہے, تو پھر میں نے الحمدللہ اس پلان کے حساب سے کھیلا, اور اللہ کا شکر ہے میں نے اس پہ کامیابی عطا فرمائی. اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی اور میں جیت گیا اس سے. اچھا جہانگیر, کے مقابلے میں اس میچ سے پہلے بھی آپ کے مقابلے ہوئے, تو اگر ہم پورے اس ایونٹ کی بات کریں تو کون سا ایسا پلیئر تھا جس نے آپ کو ٹف ٹائم دیا ہو سب سے زیادہ, اور کیسے رہے آپ کے مقابلے اس ایونٹ پہ؟ ہاں الحمدللہ ایونٹ میں سب سے ٹف تو میرا فائنل ہی تھا, کیونکہ لازمی سی بات ہے ایک ٹاپ سیڈڈ پلیئر سے کھیلنا, اور پھر انڈر پریشر بندہ ہوتا ہے کہ بھائی کہ آپ ٹاپ پلیئر سے کھیل رہے ہیں, تو اس حوالے سے جو ہے سب سے مشکل تو یہی تھا فائنل میں ہی تھا. اور یہ اصل میں گلاس کورٹ تھا, پرو گلاس بال ایک مال کے درمیان میں رکھا گیا تھا. اچھا, تو اس میں یہ تھا, تو چاروں طرف کراؤڈ اور ایک نیا ماحول تھا, تو نئی چیز تھی اور اچھا لگا, اور ایک ایکسپیرینس بھی اچھا ملا مجھے اس میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بہت اچھا تھا. ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس ہمیشہ سے ٹیلنٹ تو رہا ہے اسکواش کا, لیکن وہ جو عظمت رفتہ ہے وہ ابھی آنا باقی ہے. تو آپ کی اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں, کتنا آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, اور آپ کے لیے نیکسٹ آپ نے کیا پلان کیا ہوا ہے, کہاں کمپیٹ کریں گے آپ؟ میں نے 2014 میں ورلڈ ماسٹر کھیلا تھا الحمدللہ ہانگ کانگ میں, وہ جیتا میں نے, اور اس کے بعد 2016 میں ساؤتھ افریقہ میں جو ہے میں نے ورلڈ ماسٹر کھیلا, وہ بھی جیتا. اس کے بعد 2018 میں اور 2020 میں نہیں جا سکا. اب 2026 میں انشاءاللہ دوبارہ میں نے اس ٹائٹل کو دوبارہ اچیو کرنا ہے, اور وہ ہے آسٹریلیا میں. اس کی میری تیاری ہے, اس کے لیے مجھے جو ہے کافی ٹف ٹریننگ بھی کرنی پڑے گی, اور اسپانسر کی کافی مجھے ہیلپ چاہیے ہوگی. اچھا, اس میں مجھے جنہوں نے اسپانسر کیا میں ان کا تھینکفل ہوں, اور آگے بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے. نہیں جی, اصل بات یہ ہے کہ جہانگیر اگر آپ پرفارم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں, یہ بھی ہمارا کام بھی یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس کو ہائی لائٹ کرنا, اپریشیٹ کرنا, پاکستانی قوم بھی کرے گی, اور انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس پہ فوکس کرے گی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم بردر, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اچھا جی, یہاں پر ایک خبر ذرا پہنچا دیں. کراچی میں نیو چالی کے قریب ایک عمارت میں آگ لگ گئی جس سے ایک شخص زخمی ہوا. اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو زخمی شخص تھا اس نے بیسکلی ڈر کے مارے بلڈنگ سے چھلانگ بھی لگائی جس سے وہ زخمی ہوا. افضل خان ہمیں مزید تفصیلات دے رہے ہیں اس سے متعلق. افضل بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے یہ میٹھا در کا علاقہ ہے نیو چالی. یہاں پر ایک 7 منزلہ عمارت ہے جس کے گراؤنڈ فلور کے اوپر دکانیں, جبکہ بالائی جو منزلیں ہیں وہاں پر دفاتر بنے ہوئے ہیں. سیکنڈ فلور پر ایک دفتر کے اندر اچانک آگ لگی, اور جس کی آگ جو ہے وہ اس نے دیگر دفاتر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا, اور اس کے بعد یہاں پر جو لوگ تھے وہ اندر پھنس گئے تھے. اس دوران ایک شخص نے خوفزدہ ہو کر وہاں سے چھلانگ لگا دی ہے, جس کے بعد اسے جو ہے وہ زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے. اس وقت فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں. فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ تقریباً 7 سے 8 افراد عمارت کے اندر پھنسے ہوئے تھے, انہیں بحفاظت نکال لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا افضل خان, آپ نے ہمیں تفصیلات دی. اچھا جی, یہاں پر ایک اور خبر بھی شامل کرتے جائیں. وہ یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں مزار قائد کے سامنے کے علاقے میں غیر قانونی تعمیرات کا یہ کیس ہے. درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ جمشید ٹاؤن کے پلاٹ 211 پر غیر قانونی پلازا تعمیر کیا جا رہا ہے جو مزار قائد کے تقدس کے خلاف ہے. اظہر عمر مزید بتا رہے ہیں اس پر. جی بتائیے.
जी दरख्वास्त दायर की गई है कि जमशेद टाउन में एक गैर कानूनी प्लाजा बनाया जा रहा है और ये मदार कायद के बिल्कुल सामने के इलाके में बनाया जा रहा है। मदार कायद की भी तकद्दुस की तौहीन और कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है, इसकी तामीर को रोका जाए। इस मौके पर उनका कहना था कि इस प्लाजा की जानिब से इश्तिहारात भी दिए जा रहे हैं जिससे अवाम गुमराह हो रहे हैं और वो ये समझते हैं कि ये कानूनी है। इस पर अदालत का कहना था कि पाकिस्तान और प्यार में सब कुछ जायज़ है, आप यहाँ पर कैसे यकीन कर सकते हैं, एक इश्तिहार पर ही जो खरीदार है उसे होशियार होना चाहिए। ताहम अदालत ने दरख्वास्त गुजार को भी मंजूर शुदा नक्शा पेश करने की हिदायत करते हुए तमाम 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। चलें जी, असगर उमर बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। चले जी, अब यह है कि प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, लेकिन बात यह है कि आज का मैच लाजमी तौर पर देखिएगा, जीतेंगे, हम कोशिश करेंगे, लेकिन रिजवान इज़ नॉट प्लेइंग, तो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि वाई इज़ इन द कैप्टन प्लेइंग। प्लस सलमान अली आगा, उनका एक्सपीरियंस नहीं है कैप्टनसी का, प्लस ही हैज़न्ट परफॉर्म वेल इन द ये जो सीरीज़ हुई है इसके अंदर, तो फिर उनको चांस कैसे दिया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को इस वक्त मौका दिया जा रहा है, जहांदाद को, फिर उसके साथ हसीब को, तो आई होप दे प्ले वेल। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं आपसे। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।